आज के यूथ को आप कौन सी 3 शब्दों से डिफाइन करेंगे? ऊर्जावान, एस्पिरेशनल, आकांक्षी। कोई भी त्योहार ऐसा नहीं था जिससे जुड़ी हुई कोई कहानियां ना हो। बड़े आए हैं घर में, इनके चरण छुओ। तो जब वैल्यूज नहीं होंगी, ये तो उसी तरीके से कि आपने सेल तो खरीद लिया लेकिन उसके अंदर चार्जिंग नहीं है। तो वैल्यूज कैसे दें बच्चों को? अब जब हम किसी के सुख दुख में इमोजीज भेजने लग रहे हैं तो हमारे इमोशंस तो मर ही गए। अपने कर्तव्य को भूल जाएं, अपने कर्म को भूल जाएं, जीवन में कैसे जीना है, जीवन में परिस्थितियों से कैसे लड़ना है, ये सब ना जाने। मैं एक एजुकेटर हूँ और मैं बच्चों को बच्चों की तरह ही देख रही हूँ। वो विनम्रता बच्चों की भाषा में भी नहीं है। डिसएग्रीमेंट होना तो स्वाभाविक है, पर क्या डिसएग्रीमेंट की भी कोई संस्कृति होनी चाहिए? बच्चे इस तरीके का एजिटेशन कर रहे थे जिसमें गालियों का प्रयोग था, युद्ध था। और एक तरफ देखा कुछ बच्चे जो ये कह के जा रहे थे कि मैं तो नीट के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही सीन है। सरकार शिक्षा की उपलब्धता करा सकती है। हम जब संस्कार घर में देंगे तो सोशल मीडिया के लिमिटेशन भी अपने आप आ जाए। बच्चे का इंटेलिजेंस डेवलप तो हो। धर्म क्या है, प्रश्न पूछते हैं जी बताइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कौन सा कह रहा है धर्म है? ये धर्म जो है मेंटल ब्लॉक है। हम कह रहे हैं हमारे अंदर 1% अच्छाई है ना, मेरी 1% वाली अच्छाई ले लो। हम लोग क्या बात कर रहे हैं अपने बच्चे के आगे, क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आई थिंक बच्चा वो भी पिक करके वैसे ही बाहर भी बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम डिसिप्लिन छोड़ दें तो हम वी आर कैंसर फॉर दिस सोसाइटी। होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पे चलते। सिर्फ रिजल्ट प्रभावित नहीं होता है, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं टूटता है। तो इस ट्रस्ट को दोबारा हम कैसे जोड़ें? सिस्टम की खामियां तो रहती हैं। वो 3 वैल्यूज इम्पॉर्टेंट है कि वो एक अच्छा सिटीजन बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके, इन सबसे पहले एक अच्छा आदमी बन सके। हाँ, एक अच्छा इंसान बन सके। 2014 में एक ऐसा व्यक्ति सत्ता में आया जिसको देश में बड़े काम करने से पहले क्या कहना पड़ा? विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। शायद इस एक श्लोक में ही पूरी एजुकेशन की फिलॉसफी छुपी हुई है। इसका अर्थ है, सही शिक्षा हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो हमें विनम्रता सिखाती है। विनम्रता से योग्य होने की शक्ति मिलती है, योग्य होने से सफलता और समृद्धि मिलती है, और जब उस सफलता का उपयोग धर्म और कर्तव्य के लिए होता है, तब जाकर जीवन में सच्चा सुख मिलता है। लेकिन आज एक सवाल है, क्या हमारे एजुकेशन सिर्फ मार्क्स दे रहे हैं या वैल्यूज भी दे रहे हैं? आज हर घर में कंपटीशन है, करियर है, एआई है, सोशल मीडिया है, प्रेशर है, लेकिन क्या हमारे बच्चे पहले से ज़्यादा खुश हैं? क्या वो ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं? क्या वो ज़्यादा विनम्र हैं? और शायद इसीलिए आज का ये पॉडकास्ट किसी पॉलिटिकल डिबेट के लिए नहीं है, किसी को ब्लेम करने के लिए भी नहीं है। ये एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन है हमारे स्टूडेंट्स के बारे में, हमारे पेरेंट्स के बारे में, हमारे टीचर्स के बारे में, और सबसे बढ़कर हम भारत की अगली जनरेशन को कैसा इंसान बना रहे हैं, इस बारे में है। और इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मैनेजमेंट स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट, ऑथर, स्पिरिचुअल लीडर और कपिश्वर वैदिक गुरुकुल के फाउंडर डॉक्टर विवेक टंगली जी। प्रणाम गुरु जी। जय जय सीताराम। स्वागत है आपका पॉडकास्ट 5 विद नेहा में। धन्यवाद। गुरु जी, मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा कि आपके कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे पहले, और फैक्ट्रीज थी, और आप एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करते थे। ये सब छोड़कर अध्यात्म की तरफ कैसे? ये आपका ही नहीं, मैं जहाँ जहाँ पॉडकास्ट पे या इंटरव्यू पे गया, सबके लिए एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था जी। कि जीवन में ऐसा बदलाव क्यों और कैसे। जी। मैं प्रारंभ से ही, अपने बचपन से ही मेरे अंदर ईश्वर के प्रति एक अलग स्नेह और विश्वास था। हनुमान जी के प्रति एक अलग उनसे प्रेम था। तो 22-23 साल का मैं जब था तो मैंने तभी सोच लिया था कि एट द एज ऑफ 45 मैं सब कुछ त्याग दूंगा और उसके बाद आई विल बी इन द सेवा ऑफ लॉर्ड हनुमान जी। एट द एज ऑफ 22 यू थॉट दैट? यस, एट द अब मैंने तो पूरे आगे के 20-30 साल का भी बना रखा है, अगर जीवन रहा तो वो भी बना रखा है कि अभी आगे क्या करना है। और हनुमान जी की कृपा रही कि जैसा जैसा सोचता गया वैसा वैसा होता गया। और मैंने ठीक 44 साल और 11 महीने 8 दिन बाद
मैंने सब कुछ वाइंड अप करके फिर मैं पूर्ण रूप से हनुमान जी की सेवा में समर्पित हो गया, और उसके साथ साथ समाज को एक अलग जागृति देने, समाज में ऐसे अनछुए पहलू यूथ को लेकर मेरा बड़ा वो था, तो इनके लिए मैं काम करने लगा। गुरुजी, यूथ की जैसे बात करी है हमने अभी, आपने यूथ के बारे में बोला, तो आज के यूथ को आप कौन से 3 शब्दों से डिफाइन करेंगे? ऊर्जावान, एस्पिरेशनल, आकांक्षी, आकांक्षाएं बहुत हैं, बट डिस्ट्रैक्टिव। ऊर्जा इतनी है कि ऊर्जा के कारण आकांक्षाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं सब कुछ पाने की, लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन है, जो पथ में चलने का माध्यम होना चाहिए, राह होनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। फोकस नहीं है। इसकी कोई वजह? सोशल मीडिया सबसे बड़ा कारक। सोसाइटी में मूल्यों का लगातार ह्रास होना, लगातार कमी आना, वैल्यूज़ का, वैल्यू एजुकेशन पे फोकस ना होना, पेरेंट्स इतने ज़्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं कि उनको केवल बच्चे को एक मशीन बनानी है कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें आईएएस करना है, तुम्हें सिविल सर्विसेज में जाना है, तुम्हें ये करना है। बच्चे को क्या करना है इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहिए। बच्चे की अगर रुचि संगीत में है तो कहाँ ये तुम ऐसे काम करोगे, संगीत से क्या होता है, कौन पेट पालेगा? जीवन में सब कुछ पेट पालना नहीं होता है। जीवन में सब कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले लेना नहीं होता है। हमारा जीवन है, जीवन में जब तक पूर्णता नहीं आई, ये पूर्णता आएगी जब हमारे मन के जो ख्वाब हैं जब वो पूर्ण होंगे, तभी जीवन में पूर्णता। और यही पूर्णता ना होने का कारण खोखलापन है युवाओं में। तभी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनके अंदर मूल्य नहीं है, क्योंकि घर से वो मिल नहीं रहे हैं, वैल्यूज़ मिल नहीं रही हैं। घर से वैल्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। और आपने बोला कि जो वो करना चाहते हैं वो पेरेंट्स अपने जो उनके मतलब विचार थोप रहे हैं। हाँ, तो गुरुजी, हमारा जो टाइम था, मतलब इस जनरेशन से पहले अगर हम मिलेनियल की बात करें, तो हमारे पेरेंट्स भी एक इसी ट्रैक पे हमें चलाते थे कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पढ़ाई पे फोकस था, और डांस, म्यूजिक, ये सब सेकेंडरी था। बिल्कुल। तो अगर आज पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो आज फिर जनरेशन क्यों नहीं ट्रैक पर है? जैसे हम लोग तो जैसे उन्होंने बोला वैसे हमने किया, तो आज की जनरेशन को जब हम लोग ऐसा सिखाते हैं तो वो क्यों इतना, मतलब हम लोग के समय में अगर आपको याद होगा तो हम लोग के यहाँ अगर पेरेंट्स कुछ कहते थे तो वैल्यूज भी थी जी। हम लोग कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं था जिससे जुड़ी हुई कोई कहानियां ना हो, और वो कहानियां सुनाई जाती थी। बच्चे और परिवार के लोग साथ बैठ के पूजन करते थे। हम लोग को चरण छूने की परंपरा बनी थी। हम लोग को कहना नहीं पड़ता था कि बेटा ये बड़े आए हैं घर में, इनके चरण छुओ। तो वो झुकने की आदत शुरू से थी। तो हम लोग चूंकि झुके, तो इसलिए जो राह के संकट आए, कहीं पे मान मर्दन हुआ, कहीं पे अपमान हुआ, तो झुकने के कारण, यानी शुरू से ही उस संस्कारों के कारण उसको झेलते हुए आगे बढ़ गए, और आज कहीं ना कहीं कुछ मुकाम हासिल किए हुए। लेकिन आज का बच्चा झुकने को नहीं तैयार है, और उसका कारण है वैल्यूज हम दे नहीं रहे। तो जब वैल्यूज नहीं होंगी, ये तो उसी तरीके से कि आपने सेल तो खरीद लिया लेकिन उसके अंदर चार्जिंग नहीं है, तो वो सेल किस काम का जो किसी को ऊर्जा ना दे सके। तो वैल्यूज कैसे दें बच्चों को? सबसे पहले तो बच्चों को समझना चाहिए, बाप बन के नहीं, दोस्त बन के। हम लोग सबसे पहले बाप बन जाते हैं, माँ बन जाते हैं, बच्चों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। कभी इस पे नहीं सोचा कि वो ऐसा क्यों करता है, क्या है उसके अंदर कि वो अकेलापन, या क्या है उसके अंदर वो झंझावात, या क्या है जो वो चाह रहा है। और वो केवल घर से इसीलिए भाग रहा है क्योंकि घर में उसकी सुनवाई नहीं है। जिस दिन घर में सुनवाई चालू हो जाएगी तो घर में नहीं भागेगा, घर से में सब बातें वो शेयर करेगा। मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं अपने बच्चों से बहुत फ्रेंडली ही रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी करो, जो भी जहाँ भी, बोथ आर आउट स्टेशन, अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे हैं। एक कहीं जॉब लग गई, दूसरा अभी कर रहा है बेटा हमारा, बेटी की जॉब लग गई। तो मैं उनसे बिल्कुल फ्रैंक रहता हूँ। अगर वो रात को लेट भी कहीं गए हैं तो मुझे इतना विश्वास है कि वो कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि हमने शुरू से बच्चों को ये सिखाया है कि
कुछ भी हो माँ बाप से ना छिपाओ, हम सबसे पहले तुम्हारे सबसे मजबूत वाले दोस्त हैं जो कहीं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ गलती भी हो जाए तो आगे गलती पहले भी हो सबसे जाए तो सबसे पहले बताओ। तो ऐसे ही हुआ, तो बच्चों ने सीखा, बच्चों ने जाना, और वो दे आर मोर कॉन्फिडेंट नाउ या rather than they are asking from others कि अब दूसरों से सलाह ले रहे हैं, उससे अच्छा वो दे फील कि वो अपनी मम्मी से सलाह ले लेते हैं, अपने पापा से सलाह लेते हैं, तो इसलिए तो ये इम्पोर्टेंट है। सजेशंस जो हम लेते हैं और दूसरों में हम वैलिडेशन ना ढूंढें ना ढूंढे। और मतलब अपने पेरेंट्स को ही कन्फाइड में रहें, मतलब पेरेंट्स को वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बच्चों को देना है बचपन बहुत से ही। important, बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट। सर आज का यूथ एम्बिशियस तो है, दे वांट टू अचीव अ लॉट, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बहुत, मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया है पर्सपेक्टिव लोगों का सक्सेस का, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस हैज़ बीन चेंज्ड। सो एम्बिशियस जनरेशन तो है ये, पर इमोशनल रेजिलिएंट जनरेशन इनको कैसे बनाएं? अब जब हम किसी के सुख दुख में इमोजीज भेजने लग रहे हैं तो हमारे इमोशंस तो मर ही गए। ये किया किसने? हमने, आपने। हमारे किसी परिवार में या हमारे मित्र के यहाँ की कोई दुर्घटना हो गई तो हमने एक छोटा सा गोल चेहरा भेज दिया जिसके 2 आंसू टपक रहे हैं, और यहाँ हम हंसी मजाक और पार्टी कर रहे हैं। इमोशंस खत्म। किसी की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है तो हमने कॉन्ग्रेचुलेशंस का स्टिकर भेज दिया। मिलना जुलना, संवाद, ये सब समाप्त हो चुका है, और संवाद शून्यता का कारण है कि इमोशन समाप्त हो चुके हैं। पहले घर परिवार में सब एक साथ बैठते थे, आपस में बातचीत होती थी, लड़ाई झगड़ा भी होता था, बिल्कुल। भाई बहन से लड़ते थे, बड़े बड़े लड़ते थे, आपस में लड़ते थे, लेकिन उसके बाद भी वो एक साथ बैठ के खाना खाते थे। यही था परिवार, जहाँ पे लड़ाई भी होती थी और प्रेम भी होता था। तो मेरा कहने का मतलब इमोशनलेस तो हम कर रहे हैं ना। वी आर बिकमिंग अ न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा, और वो भी माँ बाप से दूर, माँ बाप अपने माँ बाप से दूर, फैमिली का टच नहीं। अब पहले हमें याद है बचपन में हमारे रिश्तेदार आते थे तो हम लोग खुश होते थे। गर्मियों की छुट्टी में बुआ आ गई, मासी आ गई, और उनके बच्चे आ गए। घर छोटे थे लेकिन दिल बड़े थे। अब दिल बड़े नहीं हैं और घर भी बड़े हो गए हैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा है। उनसे सीखते थे, उनके एक्सपीरियंस मिलते थे, कौन किस तरीके से रह रहा है उसके बारे में सीखते थे। लोगों को कंप्रोमाइज करना आता था। अब सबको अपनी स्पेस चाहिए। आप बच्चे के रूम में नहीं जा सकते हैं, और आप चले जाएं तो कहेगा पापा आप नॉक करके नहीं आ सकते हैं, मम्मी नॉक करके नहीं आ सकती आप बच्चा दरवाजा बंद करके बैठा है, उस किस मनोदशा में हमें नहीं मालूम। उसका कारण क्या है कि हमने सुविधा भोगी परंपरा प्रारंभ कर दी है। इतनी अधिक सुविधा देने लगे हैं बच्चों को। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुविधा ना दें। अभी गुरुकुल की बात हम बताएं, जैसा कि गुरुकुल है हमारा कपीश्वर वैदिक गुरुकुल, उसमें बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। तो कई पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि आप बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर ना दीजिए, बच्चे सुबेरे हमारे उठने में दिक्कत। तो हमने कहा आपने गुरुकुल में क्यों डाला है? गुरुकुल की परंपरा सुबह 4:30 बजे से प्रारंभ होती है। उसको ध्यान भी करना है, उसको अध्ययन भी करना है, उसको संध्या भी करनी है, अपना साफ सफाई भी करनी है, गुरुकुल को भी साफ रखना है, यज्ञ हवन भी करना है, आपके सब्जेक्टिव नॉलेज भी ग्रहण करनी है। मेहनत है। जब मेहनत होगी तभी बच्चा सीखेगा। और जब पेरेंट्स ही कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को मेहनत ना करने दे, तो कैसे संभव होगा कि वो आगे और कुछ कर पाए? और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को हटा ले गए। तो मेरा कहने का मतलब है आज हमको ये सोचना है कि हम सच्चे माँ बाप हैं कि नहीं हैं। हम सच्चाई में बच्चों को क्या देना चाहते हैं? क्या उनको एक सुविधा भोगी संसार जिसमें वो केवल सुविधा भोग करें, अपने कर्तव्य को भूल जाएं, अपने कर्म को भूल जाएं, जीवन में कैसे जीना है, जीवन में परिस्थितियों से कैसे लड़ना है, ये सब ना जाने, केवल सुविधा भोगी रहें। और ऐसे ही माँ बाप आगे चल के भविष्य में परेशान हो। वो खुद परेशान हो जाते हैं इस बात से कि हमने बच्चे को क्या ही सिखा दिया है। हम पहले बच्चे को सुख सुविधा देकर उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि तुमसे तो इंडिपेंडेंट बनाना केवल सुख सुविधा देने से थोड़ी ना है। उस सुख सुविधा को कैसे अर्जित किया है ये सिखाना भी इंडिपेंडेंस है। बिल्कुल, यही सिखाना ही एक्चुअली इंडिपेंडेंस है कि आप कैसे, आज हमने कमाया है कल तुम्हें कमाना है। कैसे? मेरे फेल्योर से भी सीखो कि मैं जहाँ जहाँ फेल हुआ उस अनुभव से भी सीखो बिल्कुल। कि कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है। पेरेंट्स हमेशा अपनी सक्सेस स्टोरीज ही सुनाते हैं अपने बच्चों को।
हाँ, उन फेल्योर्स के बारे में बताते नहीं, हमेशा अपनी बात करना, देखो मैं जब ये था मैंने ये करता था, मैं वो करता था, तुम क्या करते हो, ये ना कहो। आपको ये कहना है कि मैंने ये किया और बेटा तुम भी करो, तुम्हें आज एक अपॉर्चुनिटी मिली है। निश्चित रूप से हम लोग के समय में भले ही हमारे पेरेंट्स कितना कुछ हमें देना चाहे, लेकिन हमारे पास वो सुविधाएं थी ही नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जी पहले किताब के सिवा और कोई माध्यम नहीं था जिससे हम नॉलेज गेन कर सकें। बिल्कुल। अब आपके हाथ में दुनिया है, गूगल में जाइए, जो करना हो उसे सीखिए, एआई बिल्कुल। से जो कुछ बनाना हो बनाइए। अब बात यह है कि कंस्ट्रक्टिव रखना है या डिस्ट्रक्टिव रखना है, ये आपको बच्चे को ट्यून करना है। उसको पकड़ना नहीं है कि आप उसके ऊपर वॉच रखें, आपको उसको ऐसा बनाना है कि वो सही कंस्ट्रक्टिव में ही गलत, जाए, सही गलत की पहचान कर सही सके। गलत की पहचान दे, और यही कैसे माँ करें बाप का ऐसे, कर्तव्य है। कैसे कैसे पेरेंट्स कर रहे संस्कार हैं? देके उनको, हमें आज से संस्कार देना प्रारंभ होना चाहिए। उनको लोगों के सामने झुकना आना चाहिए। कोई भी आए, बड़ों बड़ों को पैर छूने की आदत, वो झुकना केवल एक अभिवादन नहीं है, वो झुकना व्यक्ति को सिखाता है कि हर बड़े के सामने झुकना है। मैं इस बात को लेकर एक बात करना चाहती हूँ। मतलब पहले मैंने सोचा था थोड़ी बाद में करूँगी, पर सिंस आपने बोला झुकने की बात की, जो हमारी यंगर जनरेशन है, आप देख रहे हैं कि कैसे विवाद चल रहा था अभी पीछे नीट एग्जामिनेशंस को लेकर, और कई चीज़ें हो रही थी। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बेचैन थे, पेरेंट्स भी परेशान थे, और उन्होंने विरोध भी किया एक जाकर जंतर मंतर पे, जो कि उनका हक था। अ, पर एक बात जो सबसे डिस्टर्बिंग थी फॉर मी, मतलब मैंने जब बच्चों को सुना वहाँ पे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमारे देश के लीडर्स, मैं किसी पॉलिटिकल ओपिनियन से बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस लिहाज से बात कर रही हूँ कि मैं एक एजुकेटर हूँ और मैं बच्चों को बच्चों की तरह ही देख रही हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है इसमें। मैं देखती हूँ जैसे दूसरे फॉरेन चैनल्स जो हैं वो तो नाम ही लेते हैं बड़ों का, अगर मतलब प्राइम मिनिस्टर की बात करें या प्रेसिडेंट की बात करें, वो मिस्टर भी नहीं लगाते हैं। तो हमारा पर वो कल्चर नहीं है, और वहाँ से अगर हम ये सीख रहे हैं और फिर बिल्कुल तू तड़ाक से बात करना और सोचना कि वो तो मतलब ऐसे ऐसे शब्द सुने, मतलब मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, आपको पोस्ट की कोई कदर नहीं है कि वो एजुकेशन मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, या पर एज का जो रिस्पेक्ट है वो तो उनका, वो तो हक बनता है ना। मतलब लाइक वो विनम्रता बच्चों की भाषा में भी नहीं है। तभी मैंने बोला था कि जो मतलब स्टार्टिंग में मैंने जब इंट्रो दिया तो मैंने यही बोला कि विनम्रता इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन ह्यूमन नेचर, दैट्स व्हाट मेक अस ह्यूमन, यस है ना। एग्जैक्टली। और अगर हम वही खो दे रहे हैं, हमारी यंगर जनरेशन जो मतलब आगे हमारे देश का भविष्य है, वही तो आगे हमारी कंट्री को लेके जाएंगे। अगर वो इस तरीके से बात करते हैं, बाकी सब ठीक है, अपने व्यूज दो, अपना गुस्सा दिखाओ, वो सब ठीक है, वो सब जायज़ है, दिखाना भी चाहिए। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, आपको लगता है कि गवर्नमेंट से कुछ मतलब गवर्नमेंट इज लैकिंग समवेयर, आई अग्री, गो एंड यू नो, आपने जो भी किया, डिसएग्रीमेंट होना तो स्वाभाविक है, पर क्या डिसएग्रीमेंट की भी कोई संस्कृति होनी चाहिए? हमने उसमें दो पहलू देखे। जी। एक पहलू देखा जहाँ पे बच्चे इस तरीके का एजिटेशन कर रहे थे जिसमें गालियों का प्रयोग था, युद्ध था। मैंने देखा कि जो भारत माता का झंडा लिए थे उसके डंडे की दूसरी तरफ नुकीले चीज़ें लगी थी जिससे वो लोग वार भी कर रहे थे। और एक तरफ देखा कुछ बच्चे जो ये कह के जा रहे थे कि मैं तो नीट के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही सीन है और मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग देम। तो जो नॉट सपोर्टिंग वाले थे, ये उनके संस्कार हैं जो उनको जिन संस्कारों ने उनको बचा लिया, बिल्कुल। और जिन्होंने संस्कार पाया नहीं या पा के खो दिया, ये वो थे जो ये सब कर रहे हैं। हम लोग सब चीज़ पे काम कर रहे हैं, एक बेटर एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन एक बेटर प्लेस जहाँ पर संस्कार हो वो नहीं बना पा रहे। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी कमी है कि मैं तो देखता हूँ कि ये केवल सरकार से नहीं संभव है। सरकार शिक्षा की उपलब्धता करा सकती है, बिल्कुल। लेकिन संस्कार तो पेरेंट्स से, फैमिली से ही आने हैं। और सोशल मीडिया से, दोस्तों से, तो हम जब नेबर्स। संस्कार घर में देंगे तो सोशल मीडिया के लिमिटेशन भी अपने आप आ जाएगा। जी। हम अपनी पर्सनल और प्राइवेसी को हम क्यों दूसरे के सामने दिखाएं? सोशल मीडिया का जो यूज़ होना चाहिए ना गुरुजी, मुझे लगता है कि वो एक अच्छी कोई बात Yes. बताने के लिए होना चाहिए, बजाय मासेस तक पहुंचने के लिए, जी। अच्छी बातों को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया है।
जी, लेकिन ये एंटी सोशल मीडिया है जी, जो ये इस तरीके की बात भ्रामक, और सबसे बड़ी बात है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आज आप एक पोस्ट को करोड़ों तक वायरल कर सकते हैं पैसा देके। उसमें अगर आप पैसा लगा दें तो वो जहां तक आप, अब तो उसमें सब पूरा आता है कि आप 18 टू 40 एज को टारगेट करना चाहते हैं, किस कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं, वो सब वो वैसे फैलेगा। तो इसका मतलब क्या है, हम मोहरे हैं और हम उसको देखकर, उसके कंटेंट को देखकर अपनी भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। जी, तो और जबकि हर युवा जान रहा है, लेकिन उसको एक एनर्जी मिल रही है इन सब बवालों में, इन सब उसमें उसको एक खोखलापन जो वो शायद कहीं और प्रदर्शित करना चाहिए, जहाँ पे संघर्ष होना चाहिए वहाँ संघर्ष करना चाहिए, अपने लाइफ के लिए, अपने कैरियर के लिए, वहाँ की जगह वो यहाँ पे संघर्ष कर रहा है जहाँ से उसको कुछ नहीं मिलना। अब आप ये बताइए, जो बच्चे अपशब्द बोल रहे थे, अगर वो हाईलाइट हुए प्रॉपर, वो कल किसी को जॉब में जाते हैं और उसके बॉस ने उनको देख रखा हो, तो क्या वो कभी उसको जॉब में रखेंगे? कि कल को उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ ऐसा किया, कल को ये कंपनी में भी ऐसे करेंगे? बिल्कुल, नहीं रखेंगे। ऐसे बच्चों के ऊपर जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, क्या ये कभी सिविल सर्विसेज दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्या है, आप अपना भविष्य अंधकार में ला रहे हो, किस और किसी और के पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से। यस। किसी, कोई आपको प्ले कर रहा है और आप प्ले हो रहे हो। तो सर ये यूथ की प्रॉब्लम है ना, वो फॉलोअर तो बन रहे यही हैं। तो कारण है ना कि संस्कार जो है हमें वो आधार देता है जी, जिसके ऊपर हम समझ डेवलप कर सकते हैं। जी, एक पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग हमारी डेवलप हो सकती है। आज हमारे यहाँ रामायण को पढ़ना क्यों आवश्यक है? आज श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना क्यों आवश्यक है? ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये समाज ग्रंथ है। ये धर्म ग्रंथ से बढ़कर है। मैं केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें इस तरीके की पुस्तकें हों जो हमें ये सिखाती हूँ कि धैर्य क्या होता है, जो हमें ये सिखाती हूँ, जो सिखाती हैं कि आपको कुर्सी और सत्ता मिल रही है, और उस कुर्सी और सत्ता मिलने के बाद आपने, पिता ने एक बार कहा, वो भी पिता ने नहीं कहा, पिता तो उस अवस्था में ही नहीं था, मूर्छित था। उस माता ने कहा कि तुम्हारे पिता इस वजह से मूर्छित हैं क्योंकि उनसे मैंने 2 वर मांगे, जिसमें एक में हमने भरत का राज तिलक मांगा और दूसरे में तुम्हारा वनवास। पिता की आज्ञा पिता से बिना पूछे पिता ने ये बात से मांगी गई, तो पिता के कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष का वनवास राज को छोड़ के। ये आदर्श है, त्याग आदर्श है भारत का। हमारे भारत में संस्कार आदर्श है। हमारे भारत में माता पिता का सम्मान आदर्श है। हमारे भारत में समाज को के लिए लड़ना आवश्यक है। समाज के प्रति अच्छे भाव सद्भाव रखना आवश्यक है। अब राम एक यात्रा पे निकले थे, वो थे केवल राम, और 14 वर्ष की यात्रा करने के बाद बन के आए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि उन्होंने कहीं भी मर्यादा का खंडन नहीं किया। किसी भी राज्य वो जाते तो किसी बगल वाले राज्य में शरण ले सकते थे कि मैं आराम से रहूंगा, लेकिन उन्होंने, चाहे वो सुग्रीव हो, सुग्रीव का राज तिलक हो, सुग्रीव के राज तिलक में भी वो किष्किंधा पे नहीं गए क्योंकि उनको वन में रहना था। जी, चाहे वो विभीषण का राज तिलक हो, वो लंका के महल के अंदर नहीं गए क्योंकि उनको वन में रहना था। तो ये है मर्यादा, ये है संस्कार, और ये बिल्कुल, संस्कारों की कमी। गीता क्या सिखाती है? गीता सिखाती है कर्मण्यवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। गीता क्या सिखाती है? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्यते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो संपूर्ण समर्पण के साथ हमारी शरण में आता है, अर्थात भगवान की शरण में जाता है, अर्थात अपनी कर्म के शरण में जाता है। इसके माने निकालिए ना आप, इसके जी, मीनिंग निकालिए ना, कर्म की शरण में जा रहा है जो, तो बिल्कुल, उसका सभी प्रकार का योगक्षेम होता है। जो प्राप्त है उसकी संरक्षा होती है, और जो अप्राप्त है वो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब हम कर्म की शरण में हैं। और कर्म कौन सा? कौन सा? कर्मण्यवाधिकार रस्ते, जिसमें फल की आशा ना करिए, केवल कर्म करिए। तभी सूत्र कहा गया चरे वैति, चलते रहिए। तो ये संस्कार है, इनकी पुनरावृत्ति समाज में स्थापित करने की आवश्यकता है, परंतु हम पढ़ा क्या रहे? आप टीचर रही हैं, आप टीचर हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जी, सबसे पहले हमें ये आधार मजबूत करना है, बच्चे का इंटेलिजेंस डेवलप तो हो,
बिल्कुल। तब तो वो सॉलिड लिक्विड स्टेट के बारे में जाने, सॉलिड लिक्विड और गैस स्टेट को पता करना, हमारे वेदों को पढ़ाइए, वहीं से तो साइंस निकली है। जी। आज से 400 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया था कि यहाँ से सूर्य की दूरी कितनी है। गुरुजी, जब हम बात करते हैं कि वेदों को इनकलकेट करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, तो क्या ये धर्म से, बिकॉज इंडिया तो डाइवर्स कल्चर नहीं था, कभी बना दिया गया, पर अब जब है यहाँ पे इतने सारे हम उसका religions क्रक्स हैं। निकाल के बच्चों को पढ़ाए ना, जी। हमने तो बताया नहीं। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड करके स्वामी रामदेव जी का है, इज इक्विवेलेंट टू CBSE एंड ऑल, तो वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। उनकी बुक्स में यही है, साइंस की बुक्स में वेदों के सूत्र हैं, उस एक श्लोक से आधारित पूरा सॉलिड लिक्विड स्टेट का है, उस एक से आधारित पूरा आपका जैसे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है, सब है, सब हमारे वेदों में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं कि हमारे धर्म को बढ़ाइए। ज्ञान धर्म की सीमा में सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये बात ज्ञान को और धर्म को, धर्म क्या है प्रश्न पूछते हैं हम जी। बताइए। धर्म वो है जो धारण किया जाए, धर्म इति धार्येत, जो धारण किया जाए। मानवता धर्म है, सद्भाव धर्म है, लोक कल्याण धर्म है। बिल्कुल, ये धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कौन सा कह रहा है धर्म है? ये पंथ है। धर्म तो वो है जिसमें मानवता की सेवा हो, धर्म तो वो है जिसमें निराश्रित को हम आश्रय प्रदान करें, धर्म तो वो है जो भूखे को रोटी दे दे, धर्म तो वो है जो जीवों के प्रति समान रूप से सद्भाव रखे। ये धर्म है। कौन कहता है कि आप जाइए मंदिर? हम तो कहते हैं कोई मंदिर ना जाए। जो सड़कों पे भगवान के रूप में गरीब लोग बैठे हैं, उनकी सेवा करिए, भगवान स्वयं आके आपको घर में आके दर्शन देंगे। लेकिन मानिए तो, हम तो नहीं कह रहे कि आप हिंदू धर्म मानिए, लेकिन मानवता का धर्म तो मानिए, क्योंकि उसी से आप भी जीवित है, उसी से संपूर्ण सृष्टि है। पेड़ काटते जा रहे हैं। हमारे वेदों में लिखा है कि सृष्टि का संतुलन बहुत आवश्यक है। अब ये संतुलन कौन बिगाड़ रहा है? हम आप। और उसके बाद हो क्या रहा है? डिजास्टर्स आ रहे हैं। अब धूप गर्मी कब हो रही है और जाड़ा कब हो रहा है, पता नहीं कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, डिजास्टर आ रहे हैं, और ये सब लिखा हुआ है। तो आप, हम ये नहीं कह रहे हैं आप मेरे धर्म का मान के करिए। अरे ज्ञान आपको प्राप्त करना है। आप श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़िए, आप कुरान भी पढ़िए, आप बाइबल भी पढ़िए, जहां से जो अच्छा मिले आप उसको ग्रहण करिए। बिल्कुल। लेकिन पढ़िए, लड़िए ना। फिर आप क्रिटिसिज्म क्यों करें भाई? हम कह रहे हैं हर चीज में हर कुछ होता है। एक व्यक्ति की पर्सनालिटी में कहा गया है कि सुमति कुमति सबके उर रही। जो सुमति यानी अच्छी मति और कुमति यानी बुरी मति सबके अंदर है। नाथ पुराण निगम अस कहीं, जो भी हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, ये सब में कहा गया है ये बात कि एक अ पर्सन इज मेड ऑफ बोथ द थिंग्स, द इविल सोल ऑल्सो, और अच्छे सोल भी होता है उसके अंदर, एक ही आदमी के अंदर जी। वो डेविल भी हो सकता है और सेंट भी हो सकता है। राम और रावण दोनों, राम और रावण दोनों एक ही के अंदर मौजूद। हम सब में राम और रावण दोनों हैं जी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अब देखिए, उन्होंने निष्कर्ष दे दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सुमति के साथ रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां पे अच्छी मति है वहां हर प्रकार की संपत्ति है। अब संपत्ति का मतलब लोग कहते हैं कि पैसा मिलेगा, नहीं। संपत्ति है सुख, संपत्ति है निरोगी काया, संपत्ति है वैभव, संपत्ति है समाज में प्रतिष्ठा, संपत्ति है परिवार के साथ रहना, संपत्ति है बच्चे आपके अच्छा होना, संपत्ति है लोक में मर्यादा आपकी बनी रहना, संपत्ति है आपका तेज बढ़ना, ये संपत्ति है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, और जहां कुमति है वहां विपत्तियों का निदान हो नहीं सकता। वो एक के बाद दूसरी विपत्ति आएगी और आप ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम तो कह रहे हैं ये पढ़िए, ये सीखिए। हमने ये तो कहा नहीं कि राजा राम जी को पढ़िए, हमने तो कहा ये पढ़िए ना। तो कौन सा एक सब्जेक्ट ऐसा है गुरुजी जो आपको लगता है कि हमारे सिस्टम में आ जाना चाहिए अब? रामायण और गीता। रामायण त्याग सिखाती है, गीता धर्म सिखाती है। गीता के माध्यम से कैसे जीवन में लड़ा जाए, कर्म को कैसे बढ़ाया जाए। जब कर्म की बात हो
तो केवल कर्म की बात होनी चाहिए। और रामायण सिखाती है जब संस्कार की बात हो तो संस्कार के आगे वैभव और राज्य सब बेकार है। वैल्यूज इज वैल्यू इम्पोर्टेंट। और यही है जो व्यक्ति का निर्माण कर सकती है, बाकी जितनी भी चीजें हैं ये सब नहीं कर सकती। और हम आजकल बात करते हैं एनएपी में स्किल्स के बारे में, तो ये सब स्किल्स हमारी इन्हीं चीज़ों से डेवलप होती है। भाई बेस तो आपका चाहिए ना, आपको कोई पौधा लगाना है तो मिट्टी तो अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर मिट्टी में पहले ही से दीमक पड़ी हुई है तो कोई भी पौधा उसकी जड़ खत्म कर देंगे, पौधा कभी पेड़ बन ही नहीं पाए। और ये जो सोशल मीडिया का गलत प्रयोग है, ये सब कीड़े हैं मिट्टी के अंदर के, जी। जो आपकी उर्वरक और अच्छी मिट्टी को भी बेकार कर देगी। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज संस्कार की कमी की वजह से, अच्छे ज्ञान की कमी की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सब धर्मों को पढ़िए, उसमें कोई भी अच्छी चीज आपको लगे उसको ग्रहण तो करिए। आपको लगता है कि एक किताब ऐसी बननी चाहिए जिसमें मतलब जो ऐसा ना हो कि किसी धर्म की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, जो स्कूल में हम लोग कर गीता में सकते कहाँ हैं? कहा गया है? जी। गीता में किस धर्म की बात की गई है? कोई बात नहीं। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः, सभी धर्मों को छोड़ो मेरी शरण में आओ। अब ये मेरी शरण में, इसने तो किसी ने ये तो लिखा, ये तो लिखा नहीं सर्वधर्म परित्यज्य कृष्णम शरणम, ये तो लिखा नहीं है। मामेकम शरणम, मेरे की ही शरण में आओ। मामेकम, तुम्हारे जो भी मामेकम हो, जो भी तुम्हारे भगवान हो, जो भी तुम्हारे इष्ट हो, जो भी जिनको तुम मानते हो, जिनको तुम समझते हो कि ये एक आदर्श है, उनकी शरण में जाओ ना। कौन कहता है? आपको देखिए इसके क्रक्स को समझना जी, पड़ेगा। एक मेंटल ब्लॉक जो है ये हमारा धर्म जो सोसाइटी है में। मेंटल ब्लॉक है जी। कि ये मुस्लिम है, ये नहीं कर सकता, ये हिंदू है, ये नहीं कर सकता, ये सिख है, ये नहीं कर सकता, ये ईसाई ये नहीं कर सकता। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है, खून की जरूरत पड़ती है, तो कोई नहीं पूछता ये हिंदू से लिया, मुस्लिम से लिया, सिख से लिया या ईसाई से लिया। भगवान ने तो कोई फर्क नहीं किया कि हिंदू की नाक यहाँ है, मुस्लिम की यहाँ है, सिख की इधर है, ईसाई की इधर है। उसने तो नहीं किया, नाक सबकी यहीं रखी। उसने 2 कान अगर हिंदू को दिए हैं तो 2 कान उसको भी दिए हैं। जो शरीर की संरचना सबकी है वैसे है। ये धर्म की मोहर लगी कहाँ? यहाँ लगी। बनाई किसने? हमने। इसलिए बनाया कि हम संतुलित जीवन जी सके। और समय समय पे युग पुरुष आए जो अन्य धर्मों के हैं, उन्होंने उसमें सुधार या उस दृष्टि से, उस स्थान की दृष्टि से उन्होंने अपने सुधार लाए और उन्होंने अपनी पुस्तकें निकाली, लोग उनके फॉलोअर्स बने। जैसे आज कई धर्मगुरु हैं जिनके फॉलोअर्स हैं, वो उन्हीं को मानते हैं, तो मानिए, परंतु अच्छी बातों को ग्रहण करिए। जी। ये मेरे अंदर सब अच्छाई नहीं हो सकती जितनी अच्छी है। हम कह रहे हैं हमारे अंदर 1% अच्छाई है ना, मेरी 1% वाली अच्छाई ले लो। 99% से मतलब क्या है? जी। आपके खाने में अगर कंकड़ आ जाता है तो आप, ऐसा तो है नहीं पूरे घर का खाना बर्बाद करके फेंक देती हैं, उस कंकड़ को हटा देती हैं और ये सोचती हैं कि आइंदा से खाने में कंकड़ ना है। बाकी भोजन तो सब करते हैं ना, यही है। तो उस कंकड़ को हटा दिए, जिसके अंदर जो कमी है। हम पहली बात तो कमी पे केंद्रित क्यों हूं? ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो यही साइकोलॉजी तो बदलनी है। वाई टू फोकस ऑन नेगेटिव? मतलब 100 चीजें अच्छी कर लो, पर अगर एक चीज खराब हो गई तो एक चीज खराब। वाई टू फोकस ऑन नेगेटिव? फोकस ऑन योर पॉजिटिव साइड। ऑलवेज फोकस ऑन पॉजिटिव। ये ह्यूमन टेंडेंसी डेवलप हो रही है, बिकॉज आज के समाज में क्या है ना, हम रील के युग में है। अब रील में बताइए, सास बहू की लड़ाइयां दिखा रहे हैं और मिलियंस फॉलोअर्स आ रहे हैं। रील में कैसे दिखा रहे हैं कि उसने धक्का दे दिया, उसने उसको मार दिया, उसने इसको ये कर दिया, मिलियन व्यू आ रहे हैं। और अभी एक हम संस्कार की रील डाल दें, उसमें 50 व्यू और 100 व्यू होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपना टेस्ट डेवलप कर लिया। हमारे टेस्ट बड गैर संस्कारिक हो चुके हैं। जिस दिन ये टेस्ट बड बदलेगा जी, उस दिन समाज में परिवर्तन प्रारंभ होगा। और ये बदलना बहुत आवश्यक है। नहीं तो अभी जंतर मंतर लीजिए, उसके बाद पूरा चाहे देश लीजिए, चाहे पूरा विश्व लीजिए, कहीं ना कहीं इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होगा। वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है, आने वाले 10 सालों में कैंसर या बुखार से ज़्यादा अगर कोई बीमारी होगी तो मेंटल डिप्रेशन की होगी। उसका कारण क्या है कि आदमी की असीमित इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और काम उसको कुछ नहीं करना। जी,
ये सबसे बड़ा कारण। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और गुरुजी ये सब चीजें हर घर में शुरू होनी चाहिए ना। हम एज अ पेरेंट हम लोग क्या बात कर रहे हैं अपने बच्चे के आगे, क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आई थिंक बच्चा वो भी पिक करके वैसे ही बाहर भी बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह होनी चाहिए। हम तो हम्म, कह रहे हैं एक समय निकालिए, हफ्ते में एक समय निकाल लीजिए, 1 घंटे का। जो भी पुस्तक आपको अच्छी लगती है, जो बुद्धि दे, बुद्धि भ्रष्ट ना करे, जी जिसमें ये ना हो कि ये इन्होंने प्यार में इनसे जान दे दी, उनसे जान ले ली, ये सब ना हो। जिसमें ये हो कि कैसे त्याग क्या होता है, भाइयों का प्रेम क्या होता है, पत्नी की मर्यादा क्या होती है, पति की मर्यादा क्या होती है, युद्ध में यदि तुम घबराने लगो, तुम्हारे अपने ही सामने हो, तो कैसे युद्ध करो, धर्म और अधर्म में भेद क्या होता है ये कैसे जानो। इस पे चर्चा करो, इस पे पढ़ाई करो, इस पे आपस में बात करो। क्विज करनी है, इन्हीं सब पे क्विज करो, छोटी छोटी चीजें। घर में ये माहौल घर होना में बहुत माहौल बनाइए जरूरी है। पॉजिटिव, और उसको सेलिब्रेट करिए। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अभक्ष पदार्थ खाना, जो ये समाज की सबसे बड़ी समस्या हो रही है। अब बाकी अब इसको हो सकता है लोग कहें कि लोग खुद खाते नहीं है, तो हमसे भी कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जी ये बताइए, जितनी चीजें हैं फास्ट फूड वाली, ये बुद्धि भ्रष्ट करती है। उसका कारण क्या है? जितनी चीज देखिए, हमारे यहाँ तामसी भोजन जी कहा किसको गया है? प्याज लहसुन और ये सब। बिल्कुल। उसका कारण क्या है? मैं पहले खाता था, 2021 तक प्याज लहसुन खाता था, तो मुझे गुस्सा आता था किसी बात पे, जैसे कॉलेज में बैठे हैं या उसमें हैं तो, या कहीं ऑफिस में फैक्ट्री में, जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता था, स्टाफ को गुस्सा देते थे। मैंने जब छोड़ा उसके बाद मैंने में अंदर ड्रास्टिक, अब कोई कुछ गलती कर दे मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं समझाने लगता हूँ, केवल एक भोजन के बदलने से। क्यों? क्योंकि जो जैसा आप खाएंगे वैसे विचार बनेंगे, जैसा और अन्न वैसा मन। जैसा अन्न वैसा, और जैसे विचार बनेंगे वैसे ही कर्म की परिपाटी होगी आप, क्योंकि विचार से ही कर्म होते हैं। आपने अगर कोई गलत काम किया है तो ये बात मान लीजिए कि आपके विचार में कभी ना कभी वो गलत काम करने का ख्याल आया है, बिल्कुल। अन्यथा ये विचार, अन्यथा आप गलत नहीं कर सकते। अब आप ये सोचिए, हमारे अंदर भगवान है, कैसे मालूम? कोई भी चीज, अब जैसे आप कमरे में कोई नहीं है, हमें ये जैसे ये गोल्डन कलर का ये अच्छा लग रहा है, हम सोचे इसको चुपके से जेब में रख ले, जी तो मेरे अंदर विचार है, अरे यार ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत है, चोरी है ये। फिर क्या करे, देख तो कोई नहीं रहा, हमारे ड्राइंग रूम में ज्यादा अच्छा लगेगा और रख ले। तो पहला जो विचार आया वो भगवान का था, यानी सद्बुद्धि, अभी भी सुधर जाओ। और जी दूसरा विचार था कि उसके ऊपर की तर्क बुद्धि, ये ऐसा कर लेंगे, अरे वो ऐसा कर लेंगे। तो इसी में है, पहले ही विचार के ऊपर रुक जाओ, क्योंकि सबसे जो पहले आपको जो, गलत करने से रोकता हाँ, है। उसके ऊपर तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लो, और तभी जो है व्यक्ति अपने अंदर बदलाव ला सकता है। पहला विचार हमेशा सही विचार हो, आपको गलती से रोकता है, लेकिन फिर आप जब आपने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को इतनी मजबूत कर लिया तो वो विचार दब जाता है। और कोई हमें बाहर से वैलिडेशन दे दे कि हाँ हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो, है ना, तो हमारा और दृढ़ हो जाते हैं कि अब हम ठीक ही अब हैं। यही, तो ये है, हम्म, लाइफ को बहुत डिफरेंट एंगल से, धर्म के एंगल से देखने की जरूरत है, और युवाओं को तो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये युवा अगर आज चैनलाइज नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि हम सब लोग बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल। बहुत हमारे गलत दिशा यूथ को फॉलोअर्स फॉलोअर्स नहीं बनना है, दे हैव टू बी लीडर्स। में। यस, यही होना ही चाहिए। जब तक हम लीडर्स अच्छे क्रिएट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब लीडर्स अगर अपने सामने दूसरे को गाली दिलवा रहा है तो वो लीडर्स नहीं है, वो लीडर कहाँ से हो सकता है? बिल्कुल। लीडर तो वो है जो अपनी बात को रखते हुए दूसरों की इज्जत को कायम रखे। अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए आप, भाषा का संयम, इतनी बड़ी बातें हो जाती थी लेकिन भाषा का संयम, ह्यूमर में भी वो कई ह्यूमर चीजें। में भी कह देते थे। तो ऐसी बात है, आलोचना की जा सकती है, व्यंग्य में करिए, शब्दों का सही प्रयोग करिए, आलोचना हो सकती है, और वो ज्यादा प्रभावी आलोचना होती है, जी दशकों तक याद रखते हैं लोग। और ये सब क्या है? ये सब तो ये नॉनसेंस है, ये और कुछ नहीं। जी और सबसे बड़ी दुख होता है कि बच्चे कहाँ, आज ही चर्चा हो रही थी, सोच रहे थे ये सब बच्चों ने जो किया अंत में सब सही हुआ, लेकिन फायदा क्या, हाथ में क्या आया? एक समाज में ऐसी छवि युवाओं की
जो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक युवा परिश्रम कर रहा है और दूसरा युवा ऐसे कर रहा है। बिल्कुल। और जो जिनको परिश्रम करना था उन्होंने परिश्रम ही किया है। और और भाई देखिए, नीट की तुरंत परीक्षा हुई भी बिल्कुल और विदिन इतनी 45 डेज 45 डेज, और Commendable. उसमें आर्मी का वो भी यूज किया गया, बिल्कुल क्या कहते हैं, प्लेन, जी जिससे पेपर्स भेजे गए। तो सरकार ने कदम अपने उठाए। कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें नहीं हुआ पेपर है। लीक नहीं? अच्छा, मैंने तो सबसे पहले पूछा, हमने कहा कि ये पेपर लीक करने वाले कौन है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्टेट मिनिस्टर, कौन? हम आप, जी एक आम आदमी जो अपनी पैसे की लालसा में सबका भविष्य बर्बाद कर रहा है। ये वो है। अब इस रूम में बैठे हम लोग कोई बात कर रहे हैं, अगर इस ये कोई कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन है तो इसमें हम 3 लोग हैं, तो इस 3 में ही कोई होगा जो ये बाहर रखेगा। बिल्कुल अब इसमें सरकार की कहां से गलती? सरकार की जिम्मेदारी है, वो पीछे नहीं हट सकते। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, तुरंत सीबीआई को दिया मैटर, सीबीआई ने पकड़ की, 10 से 12 लोग या 14 लोग गिरफ्तार हुए। और क्या चाहिए? फास्ट ट्रैक कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट आई। प्रधानमंत्री खुद रात को 12 बजे उस पे फेसबुक पे लाइव कर रहा है, इंस्टा पे लाइव कर रहा है। और क्या चाहिए भैया? क्या वैलिडेशन चाहिए आपको? कुर्सी छीनने से होगा क्या? एक बार, मैं तो कहता हूं ना कि आपको बड़ा आसान लगता है दूसरे को आरोपित करना, एक बार उसका जूता पहन के देखिए तो पता चले। वही तो पहनना चाह रहे हैं सर। तो नहीं, तो वो पहनना चाह रहे हैं, लेकिन फिर उसके पहनने के बाद कौन फेस कर पाएगा? बिल्कुल एक बार उसकी स्थिति में तो जाइए कि वो किस उस स्थिति में चीजें कर रहा है। उस लेवल पे जाना और देश को कहां से कहां पहुंचाना एक मेंटल, और एक मतलब इट इज नॉट ओनली अबाउट योर मेंटल स्टेट, इट इज डिवाइन। आप अंदर भी लड़ रहे हैं, आपको बाहर वालों से भी बचना है। एक तरफ बांग्लादेश की समस्या है जो फेंसिंग नहीं करने दे रहा था, कितनी स्ट्रैटेजिकली निपटा है। एक तरफ कश्मीर की समस्या है, एक तरफ पाकिस्तान की समस्या है, एक तरफ चाइना की समस्या है, एक तरफ यूएस और उनका जो वॉर चल रही है उससे पेट्रोलियम की समस्या है, दूसरी तरफ यहाँ पे एजुकेशन की ये समस्या है। कितने फ्रंट पे आपके पास एक से दूसरी समस्या आ जाए तो आप कहते हैं हे भगवान क्या हो गया है हमारे लिए, क्या मेरे भाग्य खराब है, कर्म खराब है। पंडित मौलवी सबके यहाँ चक्कर लगाने लगते हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए। गुरुजी, एक जो हम आज का जो यूथ है उनको एक विजन जो है, उनका जो एक विजन होता है ना, मतलब आगे हमने क्या करना है, उनका विजन बहुत सीमित करते जा रहे हैं, मतलब वो लोग ब्लॉक हो गया है। उसका कारण क्या है? वो आज की सुविधा वो भी संस्कृति में पड़ चुका है। आज मौज कर लो, कल हो ना हो। तो ये सोसाइटी की तरफ जो हमारा कर्तव्य है वो हम अपने बच्चों को कौन कैसे कर रहा है? कौन कर्तव्य निभा रहा है? कैसे न माँ सिखाएं बाप, हम अपने न बच्चों माँ को? बाप निभा रहे हैं, न समाज के लोग, न हम आप, कोई नहीं निभा रहा है। आपके सड़क में जाते समय अगर कोई लड़की या कोई लड़का सिगरेट पी रहा है, कितने लोग हैं जो रोक देते हैं? कोई नहीं। एक डर भी है कि रोकेंगे तो मतलब तो इस डर से ही तो आगे बढ़ना है। 4 बार टोकेंगे तो उस जगह पे तो बंद हो जाएगा, धीरे धीरे हर जगह ऐसी होने लगेगी। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट अबाउट सिगरेट ओनली, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। एक्सेप्टेंस है जो यूथ का, किसी की बात सुनने का, किसी का व्यू पॉइंट सुनने का, या किसी की एडवाइस या सजेशन लेने का, वो आज के यूथ में खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है। तो उसका कारण देखिए, बैक ऑन जीरो, झुकना छोड़ दिया ना, यानी संस्कार छोड़ दिए, पैर छूना छोड़ दिया, तो बड़े और छोटे का आदर खत्म। पहले पैर छूते थे तो आदर था ये हमसे बड़े हैं, बिना मन के भी कई बार हम मतलब करते थे, लेकिन सीखते थे ना, सीखते थे कि झुकते थे। हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं होती पर तुम्हें करनी है कुछ चीजें। तो बहुत देखिए, इसको डिसिप्लिन जो एक चीज है, वो शरीर ही अगर डिसिप्लिन छोड़ दे तो हम डॉक्टर पास जाते हैं जी। पेट का डिसिप्लिन गड़बड़ होता है तो हमें दिन में 20 बार वॉशरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। केवल शरीर का, अगर पेट आपका डिसिप्लिन छोड़ दे, दिमाग डिसिप्लिन छोड़ दे तो लोग उसे पागल कहते हैं जी। सेल्स जो सबसे छोटा पार्ट है वो डिसिप्लिन छोड़ दे तो कहते हैं इसे कैंसर हो गया है। सी हाउ डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। एब्सोल्युटली। और हम डिसिप्लिन छोड़ दें तो हम वी आर कैंसर फॉर दिस सोसाइटी। एक सेल डिसिप्लिन छोड़ देती है, मल्टीप्लाई करती है, भीड़ बना लेती है, वही तो कैंसर है।
जो अनडिसिप्लिन्ड सेल्स हैं और वो एक दूसरे से बात करके और अपनी सेल्स बढ़ाती जाती हैं, उसी को तो कहते हैं कैंसर। जी। तो वी आर नाउ कैंसर ऑफ दिस सोसाइटी बिकॉज डिसिप्लिन छोड़ दिया है। 2014 में एक ऐसा व्यक्ति सत्ता में आया जिसको देश में बड़े काम करने से पहले क्या कहना पड़ा, कूड़ा ना फेंको भैया, झाड़ू लगाओ, शौचालय में जाओ। इससे बड़ा तमाचा पूरे देश पे कुछ नहीं हो सकता है। हम एक सुसंस्कृत सभ्यता की तरह बात करते हैं, कहाँ गई सभ्यता? आज 10 साल 12 साल लगे, लेकिन कम से कम लोगों के अंदर एक जागरूकता तो आ गई। अब कूड़ा लोग ऐसे फेंकना छोड़ दिए। हर चीज में समय लगता है, शनह शनह धीरे धीरे बदलाव होता है। कहा गया है कि लोग जब अपने अंदर बदलाव देखना चाहते हैं तो उसको आज से पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चालू कर दें। होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पे चलते रहिए। चलना तो पड़ेगा। जो ठहरा हुआ है तो ठहरे हुए पानी में भी बदबू आ जाती है, सड़न हो जाती है। जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं निर्मलता को प्राप्त करता है। और यही कारण है कि समाज के युवा अब भटक गए हैं और एक जगह ठहर गए हैं। इसलिए ये समस्या है। डिसिप्लिन से चलने लगेंगे तो समाज सही होगा। गुरुजी, जब किसी एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठते हैं, या जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम में पेपर लीक हो गया, तो इससे सिर्फ रिजल्ट प्रभावित नहीं होता है, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं टूटता है। तो इस ट्रस्ट को दोबारा हम कैसे जोड़ें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें सिस्टम की खामियां तो रहती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बस कोई ना कोई सिस्टम का व्यक्ति ऐसे कार्यों में लिप्त होता है जिस कारण ये हुआ होता है। तो सरकार को एटलीस्ट ये एश्योर करना चाहिए कि जितनी अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि एक बच्चे का भविष्य देश के लिए बहुत आवश्यक है। और इस बार तो जैसा हुआ, वैसे तो पेपर लीक होते रहे हैं, कई बार हुए हैं और बहुत ही खराब बयान भी अन्य सरकारों से आए, लेकिन ये केवल बयानबाजी से नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ठोस कदम उठना चाहिए। और ठोस कदम का मेरा कहना है कि सख्त कार्रवाई और इसका पनिशमेंट बहुत हार्ड कर दें। पनिशमेंट जब हार्ड हो जाएगा तो कहा गया है कि भय बिन होए न प्रीत जी। तो जब भय होगा तो फिर अपने आप सिस्टम सही होने लगेगा। तो इसलिए थोड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब आपको 1 महीने में जजमेंट देना ही है अगर आप पकड़ गए हैं, और तो ऐसा पनिशमेंट जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो, ऐसा होना चाहिए, तो फिर लोगों के अंदर भय होगा। तो गुरुजी, अगर आप एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े हुए लोगों को कोई 3 सजेशंस देना चाहेंगे तो वो क्या होंगे? 3 सजेशन नहीं, वैसे मैं तो ये कहूँगा कि जो लर्निंग सिस्टम है इसको बदल के एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो जानी चाहिए पूरी, टोटली। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकलिटी में हम नहीं सीखेंगे कुछ, तब तक उसका मतलब कहीं हम इम्प्लाई नहीं कर पाएंगे। और असेसमेंट भी एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, इससे संस्कारों का पता चलने लगेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू होता है जी, तो इंटरव्यू से वो बहुत कुछ पता कर लेते हैं कि इसका एटीट्यूड कैसा है। बिल्कुल। तो ऐसे ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड इंटरव्यू स्कूल लेवल पे भी, स्कूल लेवल पे तो मैं क्षमा चाहता हूँ सरकारों के से समय पहले ये बात कहते हुए कि मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे यहाँ कक्षा 8 का 7 का 9 का बच्चा जो पढ़ने आ रहा है वो प्रॉपर अपना नाम नहीं लिख पा रहा है। क्यों? गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बना दी है कि पास करना है, फेल नहीं करना है। तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? और जब तक बच्चों को फेल होना नहीं सीखेंगे, फेल होने का डर नहीं रहेगा तो कैसे होगा? अब आप बताइए, बच्चे को लिखना आ नहीं रहा है। अभी हाल में ही एक बच्चा आया था, मालूम पड़ा कि वहाँ पे उसका, मैंने यहाँ पे गुरुकुल में एडमिशन के लिए एक टेस्ट लेते हैं, लिया तो वो 9th में था और नॉर्मल सम नहीं कर पा रहा था। तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे जो 8th की मार्कशीट है उसमें तो 73 नंबर हैं मैथ्स में। तो उन्होंने कहा कि वो टीचर ने जो है बोर्ड पे लिख दिया था, उसी को हमने उतार दिया था। ये सिस्टम को सही होना पड़ेगा अगर हमें बच्चे सही तैयार करने हैं।
और नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, फिर सबको पास कर दीजिए, उसमें क्या। फिर तो ऐसे ही डॉक्टर्स बने, ऐसे ही इंजीनियर बने। डॉक्टर्स जो भगवान कहलाते हैं वो फिर भगवान की श्रेणी में तो यमराज भी आते हैं। जो आपने ये बात की ना, जो पास कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं 8 तक, ये सारे टीचर्स की एक बहुत मजबूरी है। मजबूरी तो है। मजबूरी नहीं होनी चाहिए ना शिक्षा में। जी। शिक्षा मजबूरी के लिए नहीं दी जाती, शिक्षा शिक्षित होने के लिए दी जाती है। और शिक्षित होने के लिए ये आवश्यक है कि परीक्षा और परिणाम ये दोनों शिक्षक के अनुकूल हो, ना कि सिस्टम के अनुकूल। आपको ये दिखाना है कि मेरे सरकार के कार्यकाल में 25 लाख बच्चे बैठे और 25 लाख पास हो गए। इससे फायदा क्या है, जिसमें से ऑलरेडी 20 लाख बच्चे फेल होने लायक हैं। अब आगे आप भीड़ बढ़ाते जा रहे हैं, फिल्टर कर नहीं रहे। पर क्या और आपको मैं कंप्लीट कर लूं। और जी। उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो भीड़ बढ़ाने वाले बच्चे हैं यही बेरोजगारी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर योग्यता नहीं है। हो सकता है मेरी इस बात से बहुत से यूथ या बहुत से लोग सुनने वालों को बहुत खराब लगे, लेकिन कड़वा तो बहुत आवश्यक है ना। केवल मीठा मीठा खाने से नहीं चलेगा काम। यही लोग वास्तव में बेरोजगारी बढ़ा रहे। एमबीए इतने हैं, इंजीनियर्स इतने हैं, उनको आता है ही नहीं कुछ, तो कैसे उनको रख लिया जाए। जब पहले कॉलेज चलाता था तो मुझे टीचर्स कुछ चाहिए थे, तो मैंने विज्ञापन दिया, तो मेरे पास 350 सीवीज आए। 350 सीवी में मैं 5 टीचर नहीं रख पाया हूं, क्योंकि जिससे कुछ क्वेश्चंस ले सब्जेक्टिव, तो वो ये कहता था कि सर बिकॉज ऑफ दिस आई एम आउट ऑफ टच सिंस 1 ईयर। 1 साल से मैं टच में नहीं हूँ। आपने पढ़ा तो है ना, सिंपल चीजें आप नहीं बता सकते तो फिर कैसे आप पढ़ाओगे। तो ये तो हाल है। तो एग्जाम्स एक्टिविटी बेस्ड हो जाए, लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड हो जाए, कि बच्चों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। गोल बच्चों को सिखाना है, गोल क्या है तो बॉल्स डालिए, छोटा गोला कैसा है, बड़ा गोला कैसा, जैसे हो रहा है। अब बहुत से सुधार आए हैं, एनईपी में की वजह से बहुत अच्छा आया है जी। ये जो पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, और हमें लगता है इससे बहुत बदलाव आएगा भी, लेकिन इसको सख्ती से लागू किया जाए। लेकिन उसके बाद भी एग्जाम्स में फेल होने की कंडीशंस को वो ना किया जाए। अगर बच्चा योग्य है तो आगे बढ़े, क्योंकि अगर जो योग्य नहीं है और वो आगे बढ़ रहा है, तो जो योग्य है उसके मॉरल को ठेस पहुंच रही है। पर गुरुजी आजकल के टाइम में क्या होता है ना, अगर टीचर किसी बच्चे को कम नंबर भी दे देती है, फेल तो छोड़ ही दीजिए, कभी कम नंबर भी दे दिए किसी को, तो पेरेंट बोलता है कि टीचर पढ़ा रही है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क टीचर की क्रेडिबिलिटी पे आ रहा है आजकल। देखिए ऐसा है ना कि सब बर्तन अलग है। ये पेरेंट्स और पेरेंट्स को समझना पड़ेगा ना जी। कि हर बर्तन अलग है। एक बाल्टी है जिसमें 5 लीटर दूध आता है, एक छोटा भगोना है जिसमें 2 लीटर दूध आता है, एक ग्लास है जिसमें 500 ml आता है, एक छोटा सा कप है जिसमें 100 ml आता है। अब ये किया जा सकता है कि प्रैक्टिस से हम कप को जो है बड़े ग्लास में बदल दें, लेकिन कप को हम बाल्टी नहीं बना सकते। और बना भी सकते हैं तो उसमें टाइम लगेगा। एक टाइम है, प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के लिए पेरेंट्स से, यानी उनको तो लगता है मैंने अच्छे स्कूल में भेज दिया, बस स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पिताजी अपना काम पे निकल गए, माताजी अपने काम पे निकल गए, बच्चे हो गया हवाले स्कूल के, और उसके बाद घर आ रहा है, ट्यूशन लगा दिए, ट्यूटर कर रहा है। फिर बच्चों की परवरिश कहाँ हो रही। तो एक्टिविटी बेस्ड होगा, बच्चे सीखेंगे कुछ। अब होमवर्क बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को मिलना चाहिए कि पेरेंट्स को ये सिखाना चाहिए कि कैसे बच्चों को अपने पढ़ाएं और गाइड करें। उनका भी कोर्स होना चाहिए 6 महीने का, बिल्कुल ओरिएंटेशन होना चाहिए कि आप 6 महीने पहले सीखें कि कैसे आप बच्चे को पढ़ाएंगे, और उसके बाद हर साल हर क्लास के लिए 1 हफ्ते का उनको ओरिएंटेशन होना चाहिए कि इस क्लास में हम ये पढ़ाएंगे, इसको आप यहाँ आए। और जहाँ भी वो हो, तो हर स्कूल में एक सेल बननी चाहिए जिसमें पेरेंट्स और टीचर इंटरेक्शन हो, और जहाँ पे पेरेंट्स को कुछ डाउट हो रहा हो तो वो टीचर से पूछ के अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो चारों तरफ से विकास होगा जी। इस पॉलिसी को अगर करेंगे, डिफिकल्ट है और थोड़ा सा लग रहा है कि हवा की है, लेकिन जो चीज़ हवा में होती है वो अक्सर नीचे आके बहुत कुछ कर जाती है। गुरुजी, हम अपने बच्चों को स्पीक अप तो सिखा रहे हैं कि स्पीक अप फॉर योर राइट्स, व्हाट यू फील इज राइट, यू हैव टू स्पीक अप, पर क्या हम उन्हें रिस्पेक्टफुली स्पीक अप सिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या बोलना है, कितना बोलना है,
कब बोलना है और किसके सामने बोलना है और कैसे बोलना है, जी इस सबकी ट्रेनिंग जब एक लाइन से होगी तभी ये इसका आंसर मिले। बिल्कुल। और ये भी एक एजुकेशन का ये पार्ट भी है। एजुकेशन का आपको क्या लगता है गुरुजी, आजकल के जो बच्चे हैं वो अपनी सोच एल्गोरिदम और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से बना रहे हैं? एल्गोरिथम तो मुझे जितना नॉलेज है वो यही है कि जो हम सर्च करने लगते हैं उसी से ऊपर बनने लगती है, डेवलप होने लगती है, और फिर वो हमारी सोच का हिस्सा हो जाता है, सोच के बाद वो कर्म का हिस्सा हो जाता है, फिर वैसे ही हम करने लगते हैं, जो दिखने लगता है वो करने लगते हैं, जबकि वो होना अलग चाहिए। जो हम करना चाहते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, और जो सोचना चाहते हैं उसको ढूंढना चाहिए, तभी हम वो पा पाएंगे जो हम चाहते हैं। जी तो ये रिवर्स साइकिल है, और जबकि हम उल्टा खेल खेल रहे हैं और इसी में फंस रहे हैं। सोशल मीडिया क्या है, वो तो एआई बेस्ड चैनल है, वो तो आपको देखता है कौन सी चीज़ ट्रेंड कर रही है उसको पुश कर देता है हमारे आगे। ओपिनियंस भी उसी के बेस पे हैं हमारी आज। ओपिनियन भी हो जाती है, बल्कि अब तो ओपिनियन का जो आंसर होता है वो भी वो अपने आप टाइप करके रख देता है। अगर आपको कुछ लिखना नहीं है वो टाइप आता है, उसको बटन दबा दी वो पहुंच जाएगा। जी तो इतना ज़्यादा आसान हो गया है कि अब लोग अपने आप ही ओपिनियन बनने लगी है, उसी के ऊपर सब चल रहा है। अब तभी तो देखिए प्रधानमंत्री जी रात को लाइव आए 12 बजे और 24 घंटे के अंदर मिलियंस मिलियंस व्यू हो गए, लोगों ने लाइक कर लिया। तो क्या है, आज जो लोग, क्योंकि इस समय लोग यही देख रहे थे, जी यही ढूंढ रहे थे, तो चूंकि उन्हीं जो का ढूंढ आंसर रहे की हाँ, वेट कर रहे थे। अब मैं भी एक दो बार मैंने देखा, तो मैं अब जब भी मोबाइल खोलता हूँ वो कोई ना कोई प्रोटेस्ट की फोटो, कोई ना कोई वो वीडियो वही आ रहे। जी तो इस समय तो इस समय इंडिया में चारों तरफ रील्स में अगर आप देखें तो केवल प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट चल रहा था अभी कुछ दिन तक। बिल्कुल तो ये तो है ही है, हमारा माइंड को पहले तो हम लेकिन एक चीज सोचनी पड़ेगी, हम जिस चीज का माइंड बनाते हैं उसके ऊपर वो माइंड ट्यून कराता है। तो हमें माइंड किस चीज में बनाना है, ये अगर हम आज सक्सेस के चीजें सोचें कि हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ, तो वो फिर उसकी ट्यूनिंग सिखा देगा। हमें अपनी सोच को ठीक रखना है। हाउ टू डील विथ फेल्योर्स, तो वो उसके ऊपर एल्गोरिथम सेट कर देगा। बिल्कुल अब जैसे हमारा जनरली स्पिरिचुअल भजन, स्पिरिचुअल सत्संग ये हम सुनते हैं, तो वो अपने आप उसको पता है कि सुबेरे के समय हम क्या सुनते हैं, तो उस समय उसकी वो आने लगता है यूट्यूब पे। तो वो हमें उसके हिसाब से नहीं चला, हमें हमको उसको वो हमारा नौकर है, हम उसके नौकर नहीं है। जी तो हमें अपने नौकर से काम लेना है ना, लेकिन हम नौकर से काम बल्कि नौकर हमसे काम करा रहा है। जी तो अपने हिसाब से कर रहा अपने है। हिसाब से कर रहा है, तो हमको वो कराना है उससे जो हमें सीखना है, जो हमें कंस्ट्रक्टिव लाइफ में आवश्यकता है। तो ये बस फर्क है। जैसे सोशल मीडिया में भी दोनों एस्पेक्ट्स हैं, इविल और हाँ बिल्कुल है। अभी आप जो देखना चाहें, अभी लड़ाई बिल्कुल। झगड़ा देखना चाहिए तो वही आने लगेगा, मर्डर देखना चाहे वही आने लगेगा, पूजा पाठ देखना चाहे वही आने लगेगा। अगर आप भविष्य से चिंता है, एस्ट्रोलॉजी देखने लगे, तो आपको सारे ग्रह बता देगा बिल्कुल। कि ये ग्रह खराब है आपका, इसमें ये कर लीजिए, उसमें वो कर लीजिए। We have और to- अभी आप अपना 10th क्लास की साइंस के क्वेश्चंस पूछने लगे तो वो दिखाने लगे। बिल्कुल गोवा जाने के लिए एक बार पूछ लीजिए प्लेसेस, तो वो पूरा यहाँ से लेके गूगल तक लेके सारे वो आ जाएगा, इस होटल में रुकिए, ऐसी जगह है, ये घूमने की है, वो सब आने लगेगा। तो ये तो एआई बेस्ड है, एल्गोरिथम तो सेट होती है, लेकिन बिल्कुल। उसको सेट हमको करना है। राइट और रॉन्ग का जो डिफरेंस है ये बच्चों को भी समझना बहुत जरूरी है। ये, चॉइस, हमें क्या चॉइस क्या चॉइस करनी, और ये संस्कार लाते हैं। बिल्कुल संस्कार अच्छे हैं तो हमें मालूम है क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, ये संस्कार से आता है। बिकॉज एवरी टच इज नॉट दैट टच जो पेरेंटली टच हो। बिल्कुल तो ये कहाँ से आएगा, संस्कार से, जब हमें पता होगा। जी तो ये है, तो ये हमें सेट करना है माइंड को ट्यून, और यही लेवल ऑफ लर्निंग है जो हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से आएगी। जी बिल्कुल। सर एक वीडियो वायरल हुआ था थोड़े टाइम पहले, किसी और कंट्री में था वो, मैं कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट उसमें बता रहे थे कि वहाँ के बच्चों की क्या सोच है। वो बात करते हैं बॉम्ब की, इसकी टेररिज्म की, और दूसरी कंट्री को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, इन बातों की। और वहीं एक हमारी कंट्री के बारे में, उस कंट्री में ये वीडियो वायरल हुआ था कि वो हमारी कंट्री का दिखा रहे हैं इंडिया में, कि हमारे बच्चे बात कर रहे हैं चाँद में पहुँचने की। तो ये जो संस्कार जो हमारे बच्चों के हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, आपने बोला, और हमारे टीचर्स हमें देते हैं, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, कौन सी आपको लगता है कि वो 3 वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं कि वो एक अच्छा सिटीज़न बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके, इन सबसे पहले एक अच्छा आदमी बन सके। हाँ, एक अच्छा इंसान बन सके। जी संघर्ष से डरो नहीं, संस्कार को छोड़ो नहीं,
और विपरीत परिस्थितियों से सीखो। अगर ये चीज़ सीख ली तो सक्सेस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना पा पाए, जी क्योंकि संघर्ष से हर व्यक्ति डर जाता है, संघर्ष करना नहीं चाहता, पाना सब कुछ चाहता है। संस्कार सबसे पहले छूटते हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्किल कह रहा है क्लब चलो, तो ये भी कह सकते हो मैं नहीं जाता, लेकिन नहीं, चलो यार आप कह रहे हो तो चलते हैं। उसके बाद जब परिस्थितियां खराब होती, जब कोई नहीं होता, तो सबसे पहले मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जबकि ये नहीं सोचते हैं परिस्थितियां ऐसी आई क्यों। जी आई हैं तो क्योंकि हर रात की एक सुबह होती है, ये भी सोचना चाहिए। तो अगर परिस्थितियां आई हैं तो सिखाने आई हैं, और जब सिखाने आई हैं तो उनसे सीख लो। बिल्कुल। जब सीख लोगे तो आगे आएंगी तो उनसे डरोगे नहीं, और लड़ते रहोगे और चलते रहोगे। चरे वैत ही चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। गुरुजी, जैसे आपने क्लब की बात करी, तो आज की जनरेशन या किसी भी एज ग्रुप की हम बात करें, तो ये सब जो हमारे सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं कई बार, उनके साथ चलकर भी तो हम एक सोशल ऑब्लिगेशन क्या क्लब जाना है? नहीं मतलब सोशल ऑब्लिगेशन ड्रिंक करना है? हाँ, सोशल ये सब हम बोले, ऑब्लिगेशन ये चॉइस है। सोशल ऑब्लिगेशन सिगरेट पीना है? This सोशल is a ऑब्लिगेशन choice। लड़कों को लड़कियों को छेड़ना है? बिल्कुल नहीं। सोशल ऑब्लिगेशन लड़कियों को घर में लड़ाई करना है? सोशल ऑब्लिगेशन माँ बाप से लड़ के, युद्ध करके, छीन के पैसा बाहर खर्चा करना है? अगर है तो ठीक कर रहा है, और अगर नहीं है तो संस्कारवान बने। जी, इसके बिना भी ये बहुत ये कुछ पा सारी सकते जो हैं। आपने चीजें अभी बताई हैं, ये एक चॉइस है ये जो चॉइस भी नहीं है। जी, ये हमारे चॉइस वो होती जो दी जाए, हमने नहीं दी, नहीं, दोस्त देते हैं। तो उनको भी किसी ने दिया, जी हमने लिया क्यों? वही। लोगों के मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये भोगवादी संस्कृति ही हमारा विनाश कर रही है। ये भोगवादी संस्कृति है जो हमें विनाश है। पहले हम भी थे, हम भी अपने जब बिजनेस टाइम में थे तो हम क्लब कभी कभी चले जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम संस्कार विहीन होके जाएं। बिल्कुल, यही हम बोलना चाहते थे, यही हम पूछना भी लेकिन चाहते थे। आजकल के अंदर धैर्य कहाँ है? धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। लेकिन आपातकाल में परखते कहाँ है? सबसे पहले वही छोड़ देते हैं। धैर्य तो रखना ही नहीं है। तो समस्या तो यहाँ पे ये है ना, तो ये इसी चीज के लिए ट्यून होना है। If wealth is gone, nothing is gone. If health is gone, something is gone. But if character is gone, everything is gone. तो आजकल के बच्चों को हम IQ भी दे रहे हैं, EQ भी थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं, पर कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आजकल तो उल्टा है ना, कैरेक्टर इज गॉन, ओके, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, वो तो जब कैरेक्टर जाएगा वो तो जानी ही है, और वेल्थ इज गॉन तो सब कुछ चला गया, बिना पैसे के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये उल्टा उल्टी- कैसे हो गया सब? माँ बाप ने सिखाया है, बेटा पैसा ही सब साथ देगा, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ऐसा इंजीनियर बनना है, खूब पैसे कमाना है। एक आईएएस अपने बच्चों से कहता है तुम्हें सिविल सर्विसेज ही करनी है, वो नहीं कहता है कि तुम्हें संगीत की शिक्षा लो, तुम अच्छा गाना गाते हो सीखो ना, तुम्हें तो सिविल सर्विस। एक डॉक्टर है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, या हमने सब ये सब बना रखा है, ये कौन से करेगा, आगे बढ़ाएगा, और वो अगर पढ़ने योग्य नहीं है तो उसको जुगाड़ से एडमिशन करा देना। तो वेल्थ इज एवरीथिंग, कैरेक्टर इज नथिंग। समाज में भ्रष्टता का सबसे बड़ा कारण यही है। जिस दिन कैरेक्टर इज एवरीथिंग हो जाएगा, उस दिन फिर स्वामी विवेकानंद जी का सपना साकार होगा, जब कहेगा उठो, जागो और बढ़ते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए। तो आज हमको ये संस्कार डालने पड़ेंगे, और नहीं डालेंगे तो थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई इंजेक्शन बनेगा जिससे डाले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। मैं तो उसी समय मैं अपने लेवल से, मैं अब तक अपने लेवल से मैंने जितना प्रयास किया, करीबन 350 परिवारों से मैंने कोशिश की है कि जिनका परिवार विघटन पे थे, जो डाइवोर्स की कगार पे जा रहे थे, उनके डाइवोर्स रुकवाए, करीबन 150 से अधिक बच्चों की शराब छुड़वाई, नशे की लत छुड़वाई। मैं अपने लेवल से तो जो चाहे हो पाता है मैं करता हूँ। मैं अपने मंदिर में बैठ के, मंदिर में कहाँ काउंसलिंग होती है, लेकिन हमारे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में 2 घंटे का काउंसलिंग का टाइम होता है। कोई भी यूथ कभी भी काउंसलिंग कर सकता है, एंड 24 आवर्स। आप रात को 2 बजे मुझे फ़ोन करिए, अगर किसी समस्या में, आई विल बी देयर फॉर यू। ज़रूरत है समाज को खालीपन भरने के लिए, और वो खालीपन अगर अच्छे बुद्धि से भरा जाएगा तो आदमी को फ़ायदा मिलेगा। और उसी समय अगर गलत व्यक्ति मिल गया, जब खाली है मन, तो व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है। तो बस यही है
कि अच्छे रास्ते पे चलने के लिए अच्छे लोगों का समाज में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोग जो संस्कार के साथ हों, भगवान के साथ में हों, जो धर्मपरायण हों, जो समाज में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, इसलिए आवश्यकता है। तो गुरुजी, कैरेक्टर आपने बोला कि बिल्कुल इट इज़ नथिंग, तो क्या ये सिखाया जा सकता है या सिर्फ जिया जा सकता ये बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि अगर सिखाया जा सकता होता तो सब सीख जाते हैं, है? जी। जिया जा सकता होता तो सब जी लेते। ये तो संघर्ष है, ये अंतर मन का संघर्ष है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। इसमें खुद लड़ना पड़ेगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। जब सामने ग्लास रखा हो और उसमें बियर भरी हो, तो वो हाथ उस ग्लास तक ना पहुंचे, ये खुद की लड़ाई है। और वो लड़ाई जो जीत लेता है वो कैरेक्टर बना ले जाता है, और जो कहता है चलो आज चल जाएगी कल से देखेंगे, वो नहीं बना पाता। जी। तो ये तो लड़ाई है, ये संघर्ष खुद ही लड़ना है, अकेले ही लड़ना है। जी, और राम और रावण में से राम राम को और चुना। राम को चुनना है। रावण को चुन के वही है कि अंत होना ही होना है। राम को चुन के ये होता है कि पूरे समाज में एक नाम होगा आपका। रास्ता कठिन हो जाता है। रास्ता कठिन हो जाता है, और कठिन रास्ते से ही उपलब्धियां मिलती हैं। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस कहीं भी। तो इसलिए रास्ते ऐसे अपनाइए जो आप निर्माण कारक हों, आपके जीवन और भविष्य का निर्माण करें, आपके परिवार आपके कुल का नाम रोशन करें। वो ना हो कि जिसमें माँ बाप को भी कभी शर्म आए। जी, कुल का नाम रोशन करे और देश का भी नाम रोशन, देश के लिए जी। नहीं तो जब कुल का नाम रोशन होगा तो इसका मतलब उसने कुछ देश के लिए ऐसा किया है। बिल्कुल। हर उसका वो है। अभी हाल ही में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक लड़की ने अपने ही होने वाले पति को धक्का देके मार दिया था। तो उसके माँ बाप ने कहा मुझे इसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो उनके ऊपर भी क्या बीत रही होगी जी। ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। दोस्त ने दोस्त को मार डाला। इसीलिए ना गुरुजी, सिर्फ पेरेंट्स के संस्कार से, अब पेरेंट्स के देखिए, उन्होंने तो बोल दिया कि कठिन से कठिन उसको दीजिए, तो उनके संस्कारों में तो ऐसा कोई दोष नहीं दिख रहा है। पर तो जो संस्कार है वो सिर्फ आजकल पेरेंट्स से नहीं बन रहे हैं। कभी कभी ना बोलना भी जो है नुकसानदायक होता है जी। और पेरेंट्स ये डरते हैं कि ये कहीं भाग ना जाए, कहीं कुछ हम कह देंगे, कहीं कुछ कर ना ले। तो करना है तो कर ले, इतना मजबूती रखनी पड़ेगी जी। भागना है भाग जाए, पता तो चले बाहर जाके रोटी का क्या महत्व होता है, कितने दिन दोस्त कर लेंगे। जो कुछ है सब पैसा है। पिताजी का पैसा जब तक पॉकेट मनी में आ रहा है तब तक दोस्त साथ में है। जिस दिन आना बंद हो जाएगा, 2 दिन उधार दे देंगे, उसके बाद नहीं देंगे, तो उनको वास्तविकता से परिचय हो जाएगा कि पैसा इतना जरूरी कब हो गया गुरुजी। जब से हमको लग गया कि अब एसी के बिना जीवन नहीं है, गाड़ी के बिना कोई चल नहीं सकता, मोटरसाइकिल नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता, मोबाइल अच्छा वाला नहीं है, आईफोन 17 प्रो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और डिब्बी वाली फोन भी आज भी बात ही तो करनी है। हम भले ही हम भी आईफोन रखते हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम एक लेवल पे आके जो अपने पास से कमा सही के गलत की अगर आपको पहचान है, हाँ, उसके बाद आप जो भी करना चाहें आप ठीक ही करेंगे। तो इसलिए उस लेवल पे आके आप करिए। पूरा समाज, पूरी दुनिया आपके साथ है जी। भाई हम तो कह रहे हैं कि आप इतना बड़ा बनिए कि आप अपना प्राइवेट जेट रखिए, लेकिन वो पैसा जो आप कमाएं वो समाज में विध्वंस ना फैला रहा हो, समाज को निर्माण कारक हो। आप ऐसे काम करें। लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रतन टाटा जी बहुत पैसा कमा रहे हैं, और कमाइए वैसा। और बहुत से लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, उसके साथ साथ समाज में भी उतना लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा करिए, कौन मना करता है। गुरुजी, आज का जो यूथ है वो स्पिरिचुअलिटी को किसी रिलीजन से जोड़ लेता है, तो आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हैं? समर्पण, संपूर्ण समर्पण। जो करो समर्पित भाव से करो, जो भी अच्छा करो वो समर्पित भाव से, क्योंकि लोग इसको गलत भी ले सकते हैं। तो इसलिए समर्पण ही स्पिरिचुअलिटी है। अपने इष्ट के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जब समर्पण होता है तो वास्तव में वही अध्यात्म है। और अध्यात्म सिखाता भी समर्पण है। भोग नहीं सिखाता, योग सिखाता है। और ये स्पिरिचुअलिटी आपने बोला अध्यात्म है और समर्पण है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल पे? अगर बच्चे, ये तो जड़ है,
समर्पण नहीं होगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहाँ से पास करेंगे? जी। समर्पण ही तो आवश्यक है कि आंख नीचे झुक गई तो फिर केवल पढ़ाई, अगर कुछ बनना है तो फिर नींद चैन को त्यागो तुम। जी। और मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं कर पाया तो, और वो कोई बात नहीं। हिताश है, तो आप उसको नहीं क्या नहीं, कोई बोलना बात नहीं, नहीं चाहेंगे? कर पाया नहीं कर पाया, उसमें क्या हुआ? जरूरी थोड़ी ना कि हो सकता है, ये तो और अच्छी बात है। अब उसको सोचना चाहिए कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई एम मेड फॉर समथिंग हाँ, समथिंग वेरी बिग। एंड बेटर। तो वो हमेशा ये सोचे, बी पॉजिटिव। निराशा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। निराश होने का मतलब है कि आप जंग हार गए, और हारने के बाद खड़े रहने का मतलब है कि आप असली शूरवीर हैं। और स्पिरिचुअलिटी यही ताकत देती है, जी। इसलिए स्पिरिचुअलिटी आवश्यक है। सिखाती है ना कि टूटो नहीं, खड़े रहो, तने रहो। और ये भी एक घर का कल्चर और स्कूल का कल्चर होना चाहिए, मेरे सब को लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, घर का कल्चर, स्कूल का कल्चर, समाज में ही बच्चों को वही ढूंढना चाहिए थोड़ा बहुत। जी। मंदिर जाने का महत्व क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव ऑरा में जाइए। जी। मंदिर का मतलब ये नहीं कि आप भगवान के दर्शन करने बिल्कुल। जा रहे हैं। आप जब मंदिर जाएंगे ना तो वहाँ पॉजिटिव ऑरा होगा, तो आपके साथ जो भी थोड़ी बहुत निगेटिविटी है वो खत्म होगी। जी। मंदिर बने भी इसीलिए थे मंदिर कि बने एक इसलिए, इट्स अ जगह, सेंटर ऑफ पॉजिटिविटी। सेंटर ऑफ आपको पॉजिटिविटी। रिचार्जिंग के लिए जाना है, इसीलिए कहते हैं हफ्ते में एक बार, वैसे तो रोज जाना चाहिए। अच्छा। शाम को रोज मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि दिन भर में जितनी निगेटिविटी होती है, अगर आप मंदिर जाते हैं तो सारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है। आपसे चिपकती है ना निगेटिविटी, थॉट्स हमसे चिपकते हैं, ये जी। बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। कोई भी विचार हमसे चिपकता है, और जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में एक तरीके से इट्स अ वॉशिंग मशीन ऑफ पॉजिटिव। तो आपको जब आप मंदिर जाते हैं तो वो निगेटिव थॉट्स को हटा देता है और आपके अंदर पॉजिटिव भर देता है। फिर आप शाम को आराम से घर जाइए, सोइए, फिर नेक्स्ट डे निगेटिविटी लेने के लिए निकलिए, और फिर शाम को साफ होके आ जाइए। जी। ये देखिए, समाज में नकारात्मकता है और नकारात्मकता लोगों को आकर्षित करती है। बिल्कुल। सकारात्मक विचार हमको मिलते कहाँ? या तो सत्संग में, सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ, बिल्कुल। और या फिर मंदिर में जाके। तो या तो सत्संग सुनिए, या सत्संग करिए, या सत्संगी लोगों के साथ बैठिए, या मंदिर जाइए। जी। ऐसा होना चाहिए। एक आपका ऐसा दोस्त होना चाहिए, एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए, एक ऐसा गाइड होना चाहिए जो आपकी गलत समय पे, बुरे समय में आपको गाइड कर सके, और जिनके पास है दे आर वेरी लकी। गुरुजी वो बोलते थे ना कि यू शुड हैव नॉलेज ऑन योर फिंगर टिप्स, सो नाउ इज द टाइम व्हेन वी हैव नॉलेज ऑन आवर फिंगर टिप्स। एआई हर बात का जवाब दे देता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो एआई जिसका जवाब नहीं दे पाएगा इन फ्यूचर एवर? एक्चुअल इंटेलिजेंस। एक्चुअल इंटेलिजेंस? क्या एक्चुअल इंटेलिजेंस का मतलब? एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हमें एक आर्टिफिशियल लाइफ जीनी है तो एआई का इस्तेमाल करिए, और अगर एक्चुअल जीनी है तो एक्चुअल इंटेलिजेंस पे भरोसा करिए। करेक्ट एआई चुनिए। करेक्ट एआई चुनिए। You have to choose the एंड correct दैट इज एक्चुअल इंटेलिजेंस। और एक्चुअल इंटेलिजेंस आएगा कैसे? जब उस इंटेलिजेंस के बेस में संस्कार होंगे, उस बेस में सही शिक्षा होगी, उस बेस में लोगों के प्रति प्रेम होगा, अपना समर्पण होगा, और एक प्रोपेलिंग फोर्स होगी जो हमको मजबूर करती हो अच्छा चीज करने के लिए। तो वो हमारी विल पावर को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो वो एक्चुअल इंटेलिजेंस से आएगा। जी। हम तो उसमें भी कहते हैं, हमने कहा एआई से ही आदमी बन सकता है, एआई से ही बिगड़ सकता है। एक एआई बनाती है, एक एआई बिगाड़ती है। चूज द करेक्ट एआई। चूज द करेक्ट एआई। तो सर एआई के युग में टीचर्स को और पेरेंट्स को किस चीज की सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए? टीचर्स को तो बिल्कुल एआई का यूज बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे नहीं करना चाहिए, अपना सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कर लेना चाहिए। और पढ़ाने के लिए हाउ टू टीच, हाउ टू टेल अबाउट दिस चैप्टर टू स्टूडेंट्स, तो फिर अपने दिमाग और बुद्धि, आपने अगर बीएड किया है, एमएड किया है, उसमें यही तो सिखाया गया है कि कैसे हम एक्टिविटी के थ्रू बताएं बच्चों को, कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं, कैसे उनके लेवल पे जाके सीखें सिखाएं, यही तो किया गया। अब इसमें आपको उसकी क्या ज़रूरत है? बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुए होते हैं, उनको देखना चाहिए एआई में, और उसके बाद उसको रीचेक, उसके बाद आपको उसका एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जाके आपको बुक्स से निकालना चाहिए, क्योंकि एआई इज नॉट 100% राइट।
AI इज नॉट 100%। वो एक बहुत बड़े से स्टोर में रखी हुई किताबों में से कहीं से भी कुछ निकाल के आपको देता है। अब वो सही फ्रेमिंग आपकी है कि नहीं है, बिल्कुल जिसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, जी। आपका प्रॉम्प्ट कैसा है उसके ऊपर वो वर्क कर रहा है। तो वो तो आर्टिफिशियली वर्क कर रहा है ना, और आपको एक्चुअल नहीं करना है। बिल्कुल तो आर्टिफिशियल और एक्चुअल को बैलेंस करने के लिए बीच में कुछ तो एक्चुअल होना चाहिए, फिल्टर। जी। अब वो जब फिल्टर एक्चुअल होगा तो आर्टिफिशियल को हम एक्चुअल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बिल्कुल इसलिए एक्चुअल इंटेलिजेंस के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी किसी काम की नहीं है। गुरुजी, हमने बात करी सोसाइटी की, पेरेंट्स की, टीचर्स की। अब हम थोड़ी सी बात आप की करना चाहेंगे विद योर परमिशन। आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज आया था गुरुजी जो जहाँ पे आपका फेथ या आपकी पेशेंस टेस्ट हुई हो? मेरे ख्याल से साल में कोई 7 8 10 बार 20 बार तो ऐसे आते रहते हैं। तो आप और कैसे? ऐसी लाइफ में तो हर महीने में 4 5 आते हैं जहाँ पे फेथ और ये सब टेस्ट होता रहता है। तो आप कैसे ओवरकम करते हैं? आप कुछ नहीं, हमें विश्वास है अपने हनुमान जी पे। हनुमान जी पे ही क्यों? अब बाप तो एक ही होता है। तो इसलिए जी। हमने शुरू से बना रखा है उनको। तो बाकी सबके सबके प्रति सम्मान है सबका, लेकिन लगता है वो अपने हैं बिल्कुल साथ में। जैसे आप, अब आपने नाम ले लिया तो मुझे लग रहा है ये बैठे हुए हैं यहाँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं जितना मैं, आपने मुझे बताया, मैं जो भी सोच के आया था उससे अलग ही बोल रहा हूँ। मैं जब कथा में कथा करता हूँ तो भी मैं कुछ और, मेरा मोड रहता है पढ़ने का, और जब मैं बैठ जाता हूँ गद्दी पे तो मैं कुछ और बोलता हूँ। वो ये लोग बुलवा बताते हैं, तो मुझे खुद नहीं पता। मुझे ये पता है कि वो बुलवाते, क्योंकि मैं कहता हूँ कि हम तो जा रहे हैं, अब तुम संभालना। बिल्कुल तो इसलिए जो आपके साथ हमेशा खड़ा है वही सच्चा दोस्त है, वही सच्चा मीत है। तो मेरे तो वही हैं, और दूसरा कोई है नहीं। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ हनुमान तो वहीं से है। तो बस यही है। तो इसलिए सब कुछ उन्हीं का है। आज हम जो भी हैं, आज हम यहाँ बैठे भी हैं तो इसी कारण है क्योंकि हनुमान जी हमारे साथ। तो ऐसा कोई कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपको लगा हो कि और आपका फेथ स्ट्रांग हो गया हो? फेथ तो स्ट्रांग शुरू से था, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंसेस ऐसे होते गए, बहुत से ऐसी परेशानियां आई जो एक सामान्य लोग को आ जाएं, जो वो सब घबरा जाएं और शायद बहुत ही बुरा हो जाए। लेकिन मैं जीवन में घबराता नहीं हूँ कभी, क्योंकि मुझे मालूम है जब कोई है साथ में तो फिर घबराना नहीं। इसमें एक लाइन आती है, इफ़ यू अलाउ मी, तो प्लीज प्लीज। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरी नैया के खेवनहार तुम्ही, मेरी नैया के खेवनहार तुम्ही, मेरा बाई बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो जो सुख दुख की खबर रखता है उससे तो सब कुछ हो ही जाता है। तो वो मेरे जहाँ पे सुख है उसको भी कंट्रोल, सब सुख लहीं तुम्हारी शरणा। आपको सुख चाहिए ना, तो सब सुख लहीं तुम्हारी शरणा वाला। क्यों? क्योंकि उनकी शरण में रह के कभी भी गलत सुख प्राप्ति नहीं होगा। और तभी वो कहते हैं तुम रक्षक का होकर डरना। अगर सुख के भी प्रकार होते हैं, आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो रहा है, पारिवारिक सुख प्राप्त हो रहा है, तो उसकी रक्षा हनुमान जी कहते हैं। क्लब और पब वाले सुख की रक्षा हनुमान जी नहीं करेंगे। जी। मतलब आपको वहां सुख मिल रहा है तो उसमें नहीं होगा। आप चोरी बेईमानी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, वो उसकी रक्षा नहीं करेंगे, उस पर तो डंडे चलाएंगे हनुमान जी। आध्यात्मिक सुख, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, इसकी रक्षा हनुमान जी करें। तो गुरुजी, आपकी फेवरेट लाइंस कौन सी है हनुमान चालीसा में? हनुमान चालीसा में, अब कि हनुमान चालीसा ही पूरी फेवरेट है। मतलब कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक जो आप हम में जिसका तो सुंदरकांड में आता है कि कवन सुकाज, सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड है, उसमें आता है कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताते तुम पाई। जब भी उनको जगाना होता है हम यही कहते हैं, कौन सा ऐसा कार्य जो आपसे नहीं हो सकता है, तो उसको हम अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं कि कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई
तात तुम पाई, तुमसे कौन सा काम नहीं हो सकता है। तुम्हारे अंदर जब हनुमान जी की शक्ति है, हनुमान जी की भक्ति है, हनुमान जी की गति है, हनुमान जी की वायु वेग है, तो कौन सा कार्य नहीं। तो मैं सब कर लेता हूँ, मैं जो सोचता हूँ मैं कर लेता हूँ। इन 2008-9 आई वॉज इन 2009-10 मुझे हल्का डिप्रेशन आया और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक कैनवस दिया और कुछ पेंट दिया। मुझे पेंटिंग क्या, मुझे लाइन भी नहीं ड्रॉ करनी आती थी। उन्होंने कहा कि कुछ फूल बना दो। तो हर बच्चे ने कभी ना कभी कमल और गुलाब का फूल बनाया होता है, तो वही बहुत गंदा सा बनाया, मुझे खुद ही खराब लग रहा था। मैंने उससे कहा ये मैंने क्या बना दिया। तो उसने कहा कि जो तुम्हें सबसे प्यारा हो वो बनाओ। तुमने कहा सबसे प्यारे तो हनुमान जी हैं, ये बना। हमने कहा जब हम कमल और गुलाब नहीं बना पा रहे हैं तो हम हनुमान जी को कैसे बनाएं। कहा कि कोशिश करो। तो पहली पेंटिंग हमने हनुमान जी की बनाई थी, जो मुझे लगे थे 20 से 22 दिन, और बहुत अच्छी बनी। उसके बाद फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई। फिर तो ये होता था 2-2 3-3 घंटे में एक-एक पेंटिंग बनाने लगे, और आई मेड 151 पेंटिंग्स ओह! ऑन हनुमान जी, ऑन डिफरेंट डिफरेंट Forms of हाँ, टाइप्स ऑफ हनुमान जी। और उसके बाद फिर एक दिन ऐसी सनक आई, तो मैं वॉक करने गया था लोहिया पार। पीपल बहुत अच्छे दिख रहा था, पीपल के बड़े-बड़े पत्ते हवा में। तो मैंने 10-12 पत्ते तोड़े और उनको सुखाया, और उसके बाद एक पत्ते पे हनुमान चालीसा लिख दी पूरी। तो इत्तेफाक से अभी उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। ओह! तो 151 पेंटिंग्स। फिर ऐसे ही हुआ, बुक्स लिखने का हुआ। तो एक हनुमान जी के ऊपर लिखी, फिर ये हुआ दूसरी लिख दें, फिर ये हुआ तीसरी लिख दें, फिर हुआ चौथी लिख दें, फिर पाँचवीं हो गई, फिर छठी हो गई, फिर सातवीं हो गई, ऐसे होती गई। तो मुझे तो ये लगता है कौन सा कार्य कठिन है। और हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव है। असंभव केवल वो कार्य है जो तुम स्वयं अपने अंदर बांध के रख लेते हो कि हो नहीं सकता। नहीं तो एपीजे अब्दुल कलाम भी हमारी आपकी तरह व्यक्ति थे, और चांद पे पहुंचने वाला भी हमारे आपकी तरीके था। स्वामी विवेकानंद भी हमारे आपकी तरीके थे। तो असंभव केवल मन का डिस्ट्रैक्शन है जो आपके संभव को रोक देता है। बाकी देयर इज नथिंग विच कैन बी टर्म्ड एज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये है। बाकी हनुमान जी सब करते हैं, सब कर। हनुमान जी तो वैसे भी यूथ के फेवरेट हैं, और मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं। तो गुरुजी, आपके जीवन का सबसे बड़ा लीडरशिप लेसन क्या रहा है? किसी को ऊपर रूल करने की कोशिश ना करो। अगर करना ही है तो दिलों को जीतो और काम करवाओ। क्योंकि सत्ता इसलिए व्यक्ति को नहीं दी जाती है कि वो उसका उपभोग करे। सत्ता इसलिए दी जाती है कि उसका सदुपयोग करे। तो जो व्यक्ति सत्ता का सदुपयोग करता है वो लोगों के दिलों में राज करता है, और जो सत्ता का उपभोग करता है वो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म झेलता है। तो यही है। तो और मैं उसी हिसाब से जीता हूँ। अगर आप अपने 20 साल के रूप से मिलते अब, तो आप उन्हें क्या सलाह देते? मैं कहता कि शादी ना करो, अध्यात्म में बढ़ो, जी। और जीवन में सब कुछ क्षणभंगुर है। कुछ भी ऐसा नहीं है विच कैन बी टर्म्ड एज परमानेंट इन योर लाइफ। तो इसलिए स्वयं अपनी धर्म की सत्ता उसको लेके आगे बढ़ो। और मैं सही में मैं विवाह ना करता अगर मैं 20 साल में इतना ज्ञान आता तो। अध्यात्म। बट लेकिन हाँ, ये दिस इज नॉट अ मैसेज, दिस इज माई पर्सनल फीलिंग। लेकिन व्यक्ति को गृहस्थ में जाना अवश्य चाहिए, क्योंकि बिना गृहस्थ के जीवन पूर्ण नहीं होता। गृहस्थ में रह के संसारिकता को देखते हुए अध्यात्म जागृत करना ये सबसे बड़ा तप है। क्योंकि गृहस्थ में रह के अगर आपके अंदर आध्यात्मिकता है तो समझ लीजिए आप वास्तव में तपस्वी हैं। तो गुरुजी, आप भारत के युवा को अगर एक मैसेज देना चाहते हैं इस माध्यम से, तो वो क्या होगा? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं है, और कोशिश करते रहो। चरे वैति चलते रहो, लड़ते रहो, जूझते रहो। जीवन में संघर्ष के पथ को कभी ना त्यागो। कभी भी ऐसा ऐशो आराम के चक्कर में ना फंसो। जीवन को कठिन दौर में भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि बिना समस्याओं के समाधान सीखा नहीं जा सकता। जब समस्याएं होंगी तभी उनका समाधान हम सीख पाएंगे, जो आगे हम एम्प्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। तो इसलिए कभी नहीं, कोई व्यक्ति निराश नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को सूरज की पहली किरण की तरह आशावान होना चाहिए। और रात तो एक प्रकृति का उपक्रम है। इस दिन हुई, दोपहर होगी, ढलेगी, शाम आएगी, रात आएगी, लेकिन ये भी जरूरी है कि दिन आएगा। तो शाम और रात को और खुश होना चाहिए, क्योंकि अगली दिन तुम्हें सुबह मिलेगी।
जी। और सुबह में सचेत रह के कर्म करना चाहिए कि शाम भी आनी है। तो ये जो लाइफ की फिलॉसफी बनाता है वो सब तरह से खुश रहता है। तो गुरुजी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा संकल्प जो हर बच्चा, हर पेरेंट, हर टीचर जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, अगर कोई ऐसा संकल्प आप उनके लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं तो वो क्या बात होगी? सब पाने के लिए जीवन जीते, तुम दूसरों को देने के लिए जीवन जियो, तो शायद तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग हो जाएगा। और यही जीवन का मूल संकल्प होना चाहिए। वॉट एवर वी हैव गॉट इन अवर लाइफ, और वो सब मिला सोसाइटी से, तो हु विल गिव इट बैक। तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि अगर हमने समाज से पाया है तो इस समाज को दें, किसी भी रूप में, पैसे के रूप में, संसाधन के रूप में, ज्ञान के रूप में, शिक्षा के रूप में, सत्कर्म के रूप में। तभी समाज बनता है और तभी समाज सुदृढ़ होता है। तो अगर पाने की इच्छा रखते हो तो पाओ, लेकिन देने की भी उतनी दृढ़ इच्छा। धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत अपना टाइम देने के लिए, और जो भी आपने ज्ञान आज यहाँ पे दिया है, मैं तो शत आपको पहले नमन और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज की बातचीत सिर्फ एजुकेशन की नहीं थी, सिर्फ एग्जामिनेशन की नहीं थी, और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की भी नहीं थी। ये बातचीत थी कि हम किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना नहीं, अच्छा इंसान बनना भी है। और शायद इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, विद्या ददाति विनयम। उन्होंने कभी नहीं कहा विद्या ददाति धनम, क्योंकि जब विद्या विनम्रता देती है तभी योग्य होने की शक्ति आती है, और यही योग्य व्यक्ति एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज और एक मजबूत राष्ट्र बनाता है। अगर आज की बातचीत ने आपको सिर्फ अग्री नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर किया हो तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं हूं नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट वाइब विद नेहा, जहां पर हम सिर्फ लोगों की अचीवमेंट्स नहीं, उनकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पे। जय हिंद।